जैसे मैं 10th तक तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था ना, मैं तो बिल्कुल ही आवारा लड़का होता था। प्ले स्टेशन खिला लो, क्रिकेट खिला लो, 10th तक तो उस अगर मेरे 10th के मैट्रिक से जज करोगे, पढ़ाई नहीं करी ना कभी। You have to be brutally honest about it. और इतने एंजाइटी होगी, वैसे हाथ कांप रहे हैं और मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे पसीने आ गए तो भी दिक्कत है। आई थॉट कि सिंसियर को नॉन सिंसियर से फिल्टर किया जाता है या सीरियस को नॉन सीरियस से, बट लकी को अनलकी से फिल्टर किया जा रहा है आजकल। चैट जीपीटी प्रीलिम्स फेल कर देगा बट मेंस को फ्लाइंग तरीके से जो है पास करेगा। मैंने एक डाला था उसके अंदर आंसर। तो लेट मी टेक मोर मिजरी ऑन माई सेल्फ। और उसमें मुझे लगा कि इंसान 25 साल से आईपीएस में है एंड स्टिल ही इज सेइंग आईएएस तो आईएएस होता है, मतलब ही इज समवेयर डिससैटिस्फाइड। तो एग्जामिनर है वो बेवकूफ है। फूल की डेफिनेशन होती है ना कि डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पर्सपेक्टिव बाय अनअकैडमी में। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपकी मुलाकात हम करवाएंगे कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने न केवल यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया है बल्कि इसमें नए आयाम स्थापित करे हैं। तो आज हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं जिनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सबसे पहले हैं मिस्टर गौरव अग्रवाल, रैंक 1 यूपीएससी सीएसई 2013। ही इज वर्किंग एज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इन राजस्थान करेंटली। मिस्टर जुनैद अहमद, रैंक 3 यूपीएससी सीएसई 2018, इस वक्त झांसी में सीडीओ के पद पर कार्यरत हैं और काफ़ी एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। उसके बाद हमारे साथ हैं 2 रीसेंट टॉपर्स जो लेटेस्ट एग्जाम साइकिल 2021 में इन्होंने टॉप किया है। मिस्टर ऋषभ त्रिवेदी जो रैंक 215 के साथ आईपीएस में चयनित हुए हैं और पहले एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर रह चुके हैं। राघवेंद्र जो अभी 340 रैंक के साथ आईपीएस में चयनित हुए हैं और कई एस्पिरेंट्स को इस वक्त गाइड कर रहे हैं। एंड फाइनली अनअकैडमी के को फाउंडर और यूपीएससी 2013 में रैंक 18 लाने वाले हमारे अपने रोमन सैनी सर। तो आज का जो ये हमारा डिस्कशन रहेगा इसमें हम एस्पिरेंट्स के लिए जो वेरियस टॉपिक्स हैं जैसे कि तैयारी कैसे करनी है, क्या मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, किस तरह से चैलेंजेस से डील करना है, इन सभी लोगों ने चैलेंजेस से कैसे डील किया, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी जर्नी कैसी रही, इन्होंने अपने जॉब में, अपने करियर में किस तरह के उतार चढ़ाव देखे, तैयारी के समय किस तरह के उतार चढ़ाव देखे, ये सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा और शानदार कॉन्वर्सेशन रहेगा ऑन दिस पर्सपेक्टिव राउंड टेबल। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले आप लोगों के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा एक डाउट रहता है या फिर एक खुशी भी रहती है कि आईएएस की लाइफ कैसी होगी। तो सबसे पहले गौरव जी आपसे ही मैं पूछूंगा कि जो हमारी आकांक्षाएं होती है, जो एस्पिरेंट सोचते हैं कि आईएएस की लाइफ ऐसी होगी, क्या वैसी होती है लाइफ? वेल, मैं कहूँगा कि इन जनरल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। अब ये पता नहीं कौन किस तरीके से सोचता है, क्या करता है, बट इन जनरल लाइफ इज़ क्वाइट गुड एंड पर्सनली भी काफ़ी अच्छी होती है एंड प्रोफेशनली भी काफ़ी अच्छी होती है। इन द सेंस कि आप जो चीज़ें सोचते हैं जब आईएएस की तैयारी करते हैं, अपन कई सारे इश्यूज से एक्सपोज होते हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि शायद मैं ऐसा करता, शायद मैं ऐसा करता या करते, एंड आपको उस तरह की चीज़ें करने का पूरा मौका मिलता है। सो काफ़ी अच्छी होती है। जुनैद, आपका क्या कहना है इस पे? सो गौरव सर ने पॉजिटिव्स के बारे में बताया, बट देयर आर थिंग्स जो यूपीएससी एक सर्विस के साथ जुड़ी हुई हैं, पार्ट ऑफ सर्विस है। तो नो डाउट सर ने जैसे बोला कि सर्विस में एक्सपोजर है, आपको वैरायटी ऑफ वर्क है, कभी बोर नहीं होते हो, बट उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर करती रहनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज़ कि एक टाइम के बाद इट बिकम्स रूटीन। किसी भी सर्विस के साथ होता है कि एक टाइम होता है तो उसके बाद वो रूटीन वर्क में आ जाता है। तो यू हैव टू फाइंड वेज अपने आप को एनर्जाइज करने का। अब लोग नए नए इनिशिएटिव्स लेते हैं, नए नए डोमेन्स देखते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कुछ भी। तो आई फील कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है एक टाइम के बाद कि आप किस वे में अपने आप को एनर्जाइज कर पा रहे हो और किस वे में चीज़ों को आगे देख रहे हो, हाउ यू आर लुकिंग योर फ्यूचर। सेकेंड थिंग आई फील, जैसे कि ये कहा सर्विस में आप डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बरेली में था, देन आई वेंट टू बलिया, देन आई केम टू झांसी। सो पूरा एक सर्किल है, यूपी इज़ अ बिग स्टेट। तो डिफरेंट प्लेस में मेरे लिए स्पेशली थोड़ी सी ये होता है कि आप 1 साल रहते हो, देन यू शिफ्ट टू अनदर प्लेस, तो एक सेपरेशन टाइप का होता है ना। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा नहीं था, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट, क्योंकि 1-1.5 साल में यू कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू कोप अप विद, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
एक और चीज़ जो आई फेल्ट सर्विस में आपका जो एक सोशल सर्कल होता है, बिकॉज यू कांट इंटरेक्ट मच विद पीपल, क्योंकि आपका एक गेटेड कम्युनिटी टाइप की होती है कि यू हैव ऑफिसर्स उस डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके साथ आप उठते बैठते हो, तो उतना सोशल सर्कल आपका डिस्ट्रिक्ट पे नहीं हो पाता है। तो मे बी आई फील कि वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को करना पड़ता है कि हाउ यू कैन मेक फ्रेंड्स, या जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं हाउ यू कैन उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, साथ साथ में देयर आर सम चैलेंजेस दैट यू नीड टू कोप अप विद टू मेक अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ, जिसमें आप अपने आप को एक अच्छे फ्यूचर को देख सकते हो। दैट्स व्हाट आई फील द सर्विस इज अबाउट। ओके, पिछले 10 सालों में यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत चेंजेस आए हैं। तो हमारे साथ 2013 के भी टॉपर्स हैं, 2022 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग भी हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि एग्जाम में किस तरह का बदलाव आया है, किस तरह का पर्सपेक्टिव है? आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद गौरव एंड देन गो अराउंड द टेबल विद दिस। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने रिसेंटली अभी एक बुक लिखी है इकोनॉमिक्स पे, जीएस इकोनॉमिक्स पे मैंने लिखी थी, एंड उसकी रिसर्च के लिए एक्चुअली मैंने क्या है कि पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखे थे। सो आई थिंक यू नो लाइक आई एम इन अ डिसेंट पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि वेल आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ क्वाइट अ गुड एग्जाम, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं कि यू नो आपने 4 चीज़ें कहीं से रट ली और आप जाके उनको आंसर कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं। आपको प्रॉपरली वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपकी जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो चीज़ें टेस्ट आउट होती हैं। स्पेशली लास्ट 15 साल में, पहले फिर भी शायद आप पिछले सेंचुरी में रट के निकल जाते थे, बट स्पेशली जब से हमने दिया एग्जाम तब से तो हाँ, मतलब मैं तो यही कहूंगा जब से हमने होश संभाले हाँ, तब से तो जो है 2011 से तो, और आपको क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिखता है बिटवीन यूपीएससी एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स जो होते हैं। बाकी एग्जाम्स में क्या है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यूपीएससी में व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट। सो एनी हाउ आई मीन यही चीज मैंने देखा था हमारे टाइम पर थी, जब हमने तैयारी की थी तो पूरी की पूरी एनालिटिकल तरीके से की थी। अब जब मैंने ये बुक लिखी, इसके लिए रिसर्च की, तो मैंने देखा कि पिछले 6 साल में भी क्वेश्चंस का नेचर लगभग वैसा ही है। इनफैक्ट जैसे आई मीन फॉर इकोनॉमिक्स आई कैन टेल यू, क्योंकि मैंने उसकी बुक लिखी है, कि एटलीस्ट 75% ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर जो कि प्योरली आपके एनालिटिकल नेचर के, जिनमें आपके रटने वटने से कुछ नहीं होगा। सो दैट आई थिंक इज लाइक स्टिल द सेम, फॉर्चुनेटली स्टिल द सेम। जुनैद, फील सर जो कह रहे हैं एग्जैक्टली सही है। और पिछले जैसे पुराने अगर ब्यूरोक्रेट से आप इंटरेक्ट करेंगे या करते भी हैं, तो वो जब क्वेश्चंस देखते हैं आज के प्रीलिम्स के और उसके, तो दे से कि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, डिफरेंट ऑल टुगेदर बॉल गेम है ये। और उनसे कभी कभी इंटरेक्शन में वो फंडामेंटल और राइट्स और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स की डाइकोटमी, जो बहुत ही बेसिक सा वो चीज़ होती है, जो थेरेटिकल एस्पेक्ट है, तो उनका रिकॉल वहाँ पे जाता है कि दीज वर सम थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती थी उस टाइम पे। बट आज के टाइम पे इफ यू सी, जैसे मैंने भी 14 से तैयारी की थी, तो मैंने 18 तक मैं था, तो 4-5 साल था, तो उस टाइम पे भी काफ़ी चेंजेस हुए थे उसमें। करंट अफेयर्स पे जैसे फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसका यूपीएससी का, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, और जो आपका एनालिसिस पार्ट होता है, हाउ यू कैन लिंक थिंग्स। Economy, if they're asking, it's not only about economy, it's about political economy, social economy, environmental economy. तो मेरा जोग्राफी ऑप्शनल था, तो आई फील कि उसमें भी यही सारी चीज़ें आती थी कि हाउ यू कैन लिंक अप थिंग्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आइसोलेशन में आप पढ़ रहे हो। तो एनालिसिस प्लस लिंकेजेस प्लस करंट अफेयर्स एंड द ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव, जो एक बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं कि आप चीज़ों को कैसे देख सकते हो, लिंक कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई फील कि यूपीएससी इज़ फोकसिंग मोर राइट नाउ। एंड इसका आई फील कि एक पार्ट मुझे ये ख़राब भी लगता है कि प्रीलिम्स जो था वो फिल्टर की तरह आया था, बट आई एम सीइंग मैनी पीपल जो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, दे नॉट एबल टू क्वालिफाई। उनका मेंस और इंटरव्यू बहुत अच्छा है, बट करंट अफेयर्स इज़ अ गेम विच इज़ वेरी डाइसी। उसमें ईदर यू आर गेटिंग दैट नैक और यू आर नॉट गेटिंग। तो बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो कि 4-5 साल तैयारी करते हैं, उसमें प्रीलिम्स नहीं क्रॉस कर पाते हैं। तो दिस समथिंग जो बहुत ट्रिकी हो गया आज के टाइम पे, एंड दिस हाउ द नेचर ऑफ यूपीएससी हैज चेंज्ड। ओके, राघवेंद्र। सो ऑल्दो सर्स ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी बता दिया है कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं। मैं मानता हूँ 2 पार्ट्स हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो सिमिलर चल रही हैं, जैसे सर ने कहा। मैं मानता हूँ इकोनॉमी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इनकी क्वेश्चंस का नेचर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देयर इज़ ऑल्सो नेचर दैट इज़ चेंजिंग। तो जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने जो रियलाइज़ की, सो साइंस एंड टेक का एक पार्ट है
जिसको लेकर के एक बात हो गई थी कि इसमें 80% जो सवाल आएंगे उसमें डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव सही होगा। और ये मैंने लिटरली लोगों को देखा है कि ये डी कर करके अपने चांसेस उन्होंने स्पॉइल किए, और समहाउ यूपीएससी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये बात बाहर गई है। और 2020 का अगर आप पेपर देखेंगे तो 2020 के पेपर में ऐसी एटलीस्ट 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट हैंड में आपको लगता है कि ये डी होगा, बट उसमें 1-2 ऑप्शंस को आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यूपीएससी ने ये गेम किया, और इसलिए 2020 का अगर आप कट ऑफ देखें तो काफ़ी डिप हुई, और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की थे उनसे 10-10, 12-12 मार्क्स का वेरिएशन आया। तो मुझे लगता है यूपीएससी खुद को करता रहता है, वो टाइम टू टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग इटसेल्फ। आप क्या कहेंगे? मैंने पेपर देखे 2013 से लेकर अभी तक, जैसा सर लोग ने बोला कि हमारे लिए तो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया 2013 के जो हमने दिए थे 10 साल पुराने पेपर। सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूपीएससी में डेफिनेटली, अगर आपने थीम अच्छे से पकड़ी हुई है डेफिनेटली, तो मेंस कैन बी कंट्रोल्ड, डाइवर्सिटी कैन बी कंट्रोल्ड, बट व्हेन इट कम्स टू प्री आई थॉट कि सिंसियर को नॉन सिंसियर से फिल्टर किया जाता है या सीरियस को नॉन सीरियस से, बट लकी को अनलकी से फिल्टर किया जा रहा है आजकल प्री में। उसको थोड़ा सा क्वांटिफाई किया जा सकता है कि आप इस डिस्क्रेशन को, जहाँ पे अननेसेसरीली ऐसे ऑप्शंस बनाए जाएं जहाँ पे काफ़ी सिंसियर बच्चे हैं, वो इवन इन माई बैच दे आर वन इंडिविजुअल, आई वुड नेम हर, बट शी हैज़ क्लियर्ड इन हर 6th अटेम्प्ट, एंड वंस शी क्लियर्ड एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, which means there should be some introspection on the part of UPSC that it requires certain necessary remedy or certain self or course correction, where when you take the prelim examination, which is a kind of examination which filters serious students, non-serious students, then उधर थोड़ा सा अच्छे पेपर, अच्छे क्वेश्चंस बनाने की, जहाँ पे ऑल डी, ऑल सी या सी ना लगातार पैटर्न फॉलो करे। जहाँ तक मेंस का सवाल है, अब यूपीएससी एग्जॉस्ट कर चुका है काफ़ी ज़्यादा जीएस का पार्ट, अगर हम लोग एग्जामिनेशन के ही पर्सपेक्टिव में बात करें, क्योंकि थीम बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। और जहाँ पे इंटरव्यू की बात है, दो आई एम गुड इन इंटरव्यू इफ आई से अबाउट माई सेल्फ, बट उधर डिस्क्रेशन बहुत हाई है, 275 मार्क्स। तो उधर काफ़ी, अगर आप स्टेट्स उठाएंगे तो उसमें काफ़ी लोग बच्चे जो हु हैज़ अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, दे से डिससेटिस्फाइड, which means they are not able to assess themselves properly when they have come out giving interview, or board is not assessing them properly. So उधर डिस्क्रेशन कम किया जा सकता है, उधर मार्क्स का डिस्क्रेशन आप रख दीजिए अराउंड 150, बिकॉज इट्स वेरी आर्बिट्रेरी, बिकॉज समटाइम पीपल थिंक हाँ अच्छा किया है, बट जो पता चलता है मार्क्स इतने ऐसे आए। सो इट कैन बी रेमेडीड थ्रू वेरियस कोर्स करेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है काफ़ी यूपीएससी को। तो ये तो आप लोगों ने बताया कि जो एग्जाम के अंदर कुछ चीज़ें आपको भी लग रही है जो शायद बदल सकती हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा इस सिस्टम में होगा जो अच्छा चल रहा है, बिकॉज दिस एग्जाम हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग। तो एक चीज ऐसी जो आप लोगों के अकॉर्डिंग इस एग्जाम में नहीं बदलनी चाहिए, मतलब एक पर्सपेक्टिव में आप सभी से जानना चाहूंगा। जुनैद, सब्जेक्ट डाइवर्सिटी जो दे आस्क फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, until unless you don't study all the subjects, आपको वो पर्सपेक्टिव नहीं मिल सकता। तो जैसे 2 ऑप्शनल थे पहले, एंड नाउ दे हैव इंक्रीज्ड जीएस पेपर्स, आई फील ये वाला पैटर्न बेटर है। द मोर सब्जेक्ट्स यू स्टडी, वो पर्सपेक्टिव आपका वाइडन होता है। तो डोंट रिड्यूस इट, दैट्स व्हाट आई थिंक, वो चेंज डाइवर्सिटी रहनी चाहिए। गौरव जी। वेल मैंने तो क्या है कि जैसे इस कंट्री के जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम्स हैं, मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया है, मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया है, मैंने आईएएस का एग्ज़ाम भी दिया है, एंड आई फील कि आईएएस का एग्ज़ाम इज़ द बेस्ट वन विच इज़ आउट देयर। आई मीन ले दे के आप बॉटम लाइन देखें, जेई जस्ट टेस्ट योर आईक्यू, कैट जो है बॉटम लाइन ये है कि जस्ट टेस्ट योर इंग्लिश, बट जो यूपीएससी वाला एग्ज़ाम है ये आपको होलिस्टिकली एक्चुअली टेस्ट करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ के अंदर बहुत अच्छे हो तो आप यू विल फ्लाई थ्रू एवरीथिंग, या आप किसी एक चीज़ के अंदर बेकार हो तो यू विल गेट स्टक, ऐसा नहीं है। आई मीन यू नीड टू बी गुड, कंसिस्टेंटली गुड, वो चीज़ है। एंड आई मीन सो एज आई सेड इन माई प्रीवियस आंसर एज वेल कि जो एम्फेसिस है एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ पे, जो एम्फेसिस है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, दैट इज़ सुपर्ब, वो रहना चाहिए। ओके रोमन। पहले तो कुछ उसमें आई ऐड टू हिज पॉइंट, मैंने भी AIPMT और ये सब दिए थे 2008 में, तो दैट यूज्ड टू बी वेरी चैलेंजिंग पेपर। अपने टाइम में बहुत हार्ड आता था हमारे टाइम में, और मतलब फट लेती थी उसको पढ़ने में, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। NCERT वगैरह से तो कुछ होता ही नहीं, दैट यूज्ड टू बी लाइक एंट्री लेवल बुक्स, और उसके बाद आपको मतलब फिजिक्स, मैथ्स, वर्मा और ये सब सॉल्व करना पड़ता था जस्ट टू बिकम अ डॉक्टर। नाउ दे हैव डम्ड डाउन द पेपर, नाउ कमिंग टू 2023
मतलब जो 90 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मान लो आप 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, और वो बस इस बात पर डिबेट कर रहे होते हैं कि ऑफ है कि फॉर है, कि मतलब दिस इज़ ऑन दी फ्लावर या दिस इज़ फॉर दी फ्लावर, मतलब लिटरली वो वर्ब्स पे और डिस्कशन चल रहा होता है एमसीक्यूज में। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो एक तो वो पेपर है। इफ़ यू आर जस्ट गुड एट लाइक मेमोराइजेशन, लाइक इफ़ यू हैव डिसेंट आईक्यू एंड गुड एट मेमोराइजेशन, 99% चांस है आपका नीट निकल जाएगा। तो वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा मतलब यहाँ पे 50 वेरिएंट होते हैं। जैसे मेरा एक बैचमेट था विपिन गर्ग, एम्स में हम साथ में गए थे, 2008 के ही हम दोनों। तो जब उसने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया 2013 का, तो उसके वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स आए थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, लोएस्ट मतलब पूरे इंडिया में, नंबर नहीं बताऊँगा। फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया तो उसके मार्क्स इंप्रूव हुए, 150-160 आए, और जब उसका एक्चुअल सिलेक्शन हुआ उसके शायद 20 रैंक आई थी गुजरात कैडर में, उसके हाईएस्ट नंबर आए थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पूरे इंडिया में। जस्ट द नेक्स्ट एग्जाम, थर्ड अटैम्प्ट में जो उसका था 210 या 212। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि पर्सनैलिटी ओवरनाइट चेंज होगी, बट इफ़ यू लाइक यूपीएससी विल गिव यू सम हिंट्स कि भाई ऐसे चेंज कर लो, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, सो लाइक यू कैन चेंज। मतलब ये ड्रॉबैक भी है इसका कि सब्जेक्टिविटी है इसमें, कि एक बंदे के लोएस्ट से हाईएस्ट कैसे आ सकते हैं, मतलब 2 साल में उसकी पर्सनैलिटी ऐसे कैसे चेंज होगी। बट द लिमिटेड पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज ही वॉज गुड एट अकेडमिक्स तो ही वॉज रिजेक्टेड एट सम टाइम। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, जैसे ये बता रहे थे प्रीलिम्स में ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इट्स अ मल्टीफैसेटेड एग्जाम, तो इसमें कई बार पेन भी मिलता है इस चक्कर में। बट अल्टीमेटली जो लोग सेलेक्टेड होते हैं, मतलब 80-90% ऑफ देम दे डिजर्व टू गेट सेलेक्टेड। ये आप बाकी एग्जाम्स के शायद नहीं कह सकते हो कि मान लो कि किसी को डॉक्टर बनना है, जेन्युइनली उसको सेवा करनी है, कि लोग 100 मरीज देखना ओपीडी में, अगर उसको एनसीईआरटी नहीं रटी जा रही, उससे 18 बार नहीं पढ़ी जा रही, तो नहीं निकलेगा। तो ये जो परसिस्टेंस, पेशेंस या जो परसिवरेंस वाला गेम है यूपीएससी में, कि एग्ज़ाम साइकिल ही 1 साल तक चलती है, कि आप मतलब मार्च में फॉर्म भरोगे, मई में प्री दोगे, फिर अक्टूबर नवंबर में वो दोगे, वही आपको बहुत कुछ टेस्ट कर लेता है। नीट में यू जस्ट हैव टू बी लकी ऑन फॉर दोज 2-3 आवर्स, दैट्स इट। पढ़ा हुआ वो आ गया, गोले भर दो, आगे निकल जाओ। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एवरी डे यू हैव टू बी लकी लाइक मल्टीपल टाइम्स। तो आप कह रहे हो कि 90% इट इज वर्किंग फाइन, जो 80-90% जो सेलेक्ट होते हैं वो होने चाहिए। अब देखो ऐसा परफेक्ट तो कोई सिस्टम होता नहीं है, बट जो बाकी मैंने एग्जाम्स देखे, जो आईआईटी बता रहे हैं, नीट बता रहे हैं, दे आर प्योरली कि आपका ब्रेन की ऑपरेटिंग फंक्शनल क्या है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ जेनेटिक्स यू आर बॉर्न विद प्राइमरीली, और थोड़ा बहुत हार्डवर्क ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग, बट विद लो लाइक इफ यू डोंट फंक्शन एट दैट लेवल देन क्रैकिंग इट्स डिफिकल्ट। सो द क्वेश्चन की एक चीज़ जो नहीं बदलनी चाहिए, मैं कहूँगा फेथ इन द सिस्टम। तो और जितने भी एग्जामिनेशंस हैं कंट्री में, उन पे क्वेश्चंस रेज होते हैं, बट यूपीएससी में मैं मानता हूँ ये है कि हम कितना भी कंप्लेन कर लेंगे, ठीक है इंटरव्यू में बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, प्रीलिम्स में भी इवन बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, बट ओवरऑल जब एक लिस्ट आती है, एक फाइनल लिस्ट आती है, तो उस पर क्वेश्चंस नहीं रेज होते। लोग एक्सेप्ट करते हैं दीज हैव बीन सिलेक्टेड, दे डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। और ये मुझे लगता है ये फेथ जो है सिस्टम में, ये बरकरार रहना चाहिए। पेपर लीक वगैरह भी नहीं डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं, जो भी कोई भी आपको ये पता है कि अगर आप यूपीएससी में अपीयर कर रहे हैं, ठीक है लक का फैक्टर है, बट इफ यू डिजर्व यू विल गेट थ्रू, मे बी आज नहीं, कल नहीं, परसों, बट यू विल गेट थ्रू। तो ये मुझे लगता है जो फेथ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषभ, not necessarily in disagreement with all the esteemed panel members. Integrity in UPSC is there. It has time tested and successful for since 1950s. But the point would be when it comes to preparation. जो मैंने देखा है कि अगर जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो कि चंक बहुत कम होता है, 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 50-60 हज़ार सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं, तो आफ्टर अगर वो 1.5 साल पढ़ लेते हैं, तो हार्डवर्क, मेरिट, टैलेंट, नॉलेज लिटरली डज नॉट मैटर एट ऑल। फिर क्या मैटर करता है? इमोशनल परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 घंटे का सेट नहीं है, ये 3 स्टेज में एग्जामिनेशन है, फिर से वो चक्रव्यूह स्टार्ट हो जाता है। एंड फिर नॉन अकेडमिक स्ट्रगल्स जो होते हैं, अकेडमिक स्ट्रगल्स आई से कि वो प्रिविलेज स्ट्रगल है, अगर किताबों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। नॉन अकेडमिक स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, लाइफ से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। अगर आप ये दोनों चीज़ें, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं आप वो पढ़ रहे हो, ऊपर से एक लाइफ खुद में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अगर आप वो दोनों चीज़ मैनेज करके एग्जामिनेशन निकाल रहे हो, देन सल्यूट टू, बिकॉज मैनी पीपल हु आर इन 700 जो 700 लोग सेलेक्ट होते हैं, more than 50% people are not suffering because of their academics, they are suffering from because of non academic issues. So वो तो पुरानी बातें याद तो दिला दी। तो उसमें UPSC is well established there. अगर इसमें इंटरव्यू की बात की जाए, तो if you have the capacity to bring a non academic aspect of your life, they will definitely select you and give you very good marks. So बहुत सारी चीज़ें हैं, one thing which should not be should be there in the system, that is, as he said, faith in the system, as well as the integrity in the process, as well as belief in yourself primarily, that you will clear this. फेथ तो देखो ऐसे भी रीइंफोर्स होता है, अगर किसी सिस्टम का लिटमस टेस्ट करना हो, तो आप जैसे क्रिकेट में देखना कि ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स होते हैं, दे आर नॉट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ क्रिकेटर्स,
सो विल सी दैट इन यूपीएससी ऑल्सो। आई थिंक हमारे 180 जो IAS होंगे, जैसे गौरव है, मैं हूँ, तो हमारे दूर दूर तक कोई ऐसे अफसर नहीं मिलेगा पूरे, मतलब हार्डली 5 लोग या 6 लोग ऐसे होंगे मेरे पूरे बैच में 180 में से जिनके पापा या मम्मी सिविल सर्वेंट होंगे। क्रिकेट में भी आप देख लेना, तो अर्जुन को बैठाई रखा है चेयर पे अभी तक, 24 साल का हो गया, और जो 17 साल के लोग हैं वो आगे खेल के चले आते हैं। यशस्वी जायसवाल जो बताते हैं गोलगप्पे बेचते, तो मेरिटोक्रेसी ऑफ द सिस्टम कैन बी जज्ड कि भाई वहाँ पे कौन बैठा है। ये आपको बॉलीवुड में नहीं मिलेगा, या फिर जो अदर फील्ड्स हैं उसमें शायद नहीं मिलेगा उतना। तो यहाँ पे क्लियर कट वो दिखता है, मतलब प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो इट्स वेरी वेरी लाइक जो फेथ आपने वर्ड बोला, मतलब कैन बी ग्लीन्ड फ्रॉम द फैक्ट कि कितने लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें। और यूपीएससी की खुद की रिपोर्ट यही बताती है कि सिंस 1950s एंड 60s द बैकग्राउंड ऑफ द ऑफिसर्स दैट आर बीइंग सिलेक्टेड वो काफी डाइवर्सिफाइड होता जा रहा है। दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैकग्राउंड्स, इकोनॉमिकली, सोशली, तो डाइवर्सिटी है, और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर नॉट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो मेरा अगला सवाल है, आप लोगों की तैयारी का और जॉब का सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कौन सा था? लाइव मतलब सर्विस में अगर बात करें तो मेजर इंसिडेंट नहीं, मैं कहूँगा छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो थोड़े थोड़े वो याद रह जाते हैं। तो हर जगह का कुछ ना कुछ एक वो होता है। तो मैं बलिया में था, आई रिमेंबर। तो बलिया इज़ अ प्लेस जो फ्लड में काफ़ी अफेक्टेड रहता है। अगस्त से फ्लड स्टार्ट हो जाती है, तो देयर आर सर्टेन पैचेस जो जगह जगह पे फ्लड आनी शुरू होती है एंड पीपल स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम दैट एरिया। तो वहाँ पे SDRF भी इम्प्लीमेंट हो जाती है ताकि लोगों को वेकेट कर सके। तो एक इंसिडेंट मुझे अभी तक याद आता है वहाँ का। तो रात में हम लोग को एक डिस्ट्रेस कॉल आया था। तो वहाँ SDRF बोट्स रहती हैं, तो कहीं भी कोई कॉल आता है तो वी गो देयर एंड रेस्क्यू द पीपल। तो वहाँ पे एक कॉल आया कि 2 लोग हैं जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, एंड रात हो गई थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो दे सेड कि वहाँ पे उनको रेस्क्यू करना है, और गांव होते हैं वहाँ पे लाइट वाइट सब काट देते हैं बिकॉज फ्लड की वजह से वहाँ पे इशू हो सकता है। तो रात में हम लोग SDRF को लेके वहाँ पे गए। SDRF भी रात में वर्क नहीं करती है क्योंकि उन लोगों को भी इशू रहते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, एक तो लाइट नहीं थी, तो एक छोटा सा वो कह सकते हो स्पॉट था जहाँ चारों तरफ से पानी आ गया था। उसके ऊपर 2 लोग थे, एक लेडी थी और एक छोटा बच्चा था, और गांव आसपास था पूरा सराउंडिंग उसमें, एंड एवरीवन वाज सीइंग देम, बट कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था बिकॉज फ्लो बहुत ज़्यादा था पानी का। तो SDRF थे, हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी वो सारी थी। तो हम लोग ने वहाँ पे SDRF ने बोल दिया कि रात लेट हो गई है, हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंकर करना पड़ता है, देन एक रोप डाल के उनको लेके आना पड़ता। तो SDRF सेट कि दिस नॉट पॉसिबल, लेट हो गया है, लाइट भी नहीं है, सारी चीज़ें, नो वन वाज रेडी, एंड पीपल वर लाइक, गांव वाले थे कि इसके बाद पानी आ जाएगा एंड दे विल बी स्वेप्ट अवे। तो दैट वाज अ सिचुएशन जहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप एज अ लीडर क्या करते हो कि अगर टीम को मोटिवेट कर लो तो थोड़ा सा रिस्क उठाने को रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ पे आई सेट कि ठीक है ये लोग हैं, हम लोग ने नहीं किया, SDRF ने नहीं किया था, तो बट स्टिल आई मोटिवेटेड देम, यार उनकी लाइफ है, डेथ हो जाएगी, थोड़ा सा हम लोग रिस्क ले सकते हैं, अगर इनको बचा लें तो एटलीस्ट विल बी लाइक कि हमने कोई लाइफ सेव कर ली। तो मैंने उनको कन्विंस किया, 15-20 मिनट लगे उनको कन्विंस करने में, बिकॉज उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से रात में वो नहीं कर सकते थे उस टाइप का रेस्क्यू, बट स्टिल दे एग्रीड टू इट, एंड आपको उतरना पड़ता है तभी वो आगे आते हैं। एंड हमने एंकर लगाए वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे, एंड वो रोप होती है बड़ी जिसमें नॉट्स लगे हुए। तो आगे मैं, पीछे एक और मेरा तस्ला था, एंड द SDRF टीम वाज देयर, एंड हम उनको लेके आए। बीच बीच में इतना फ्लो तेज़ हो रहा था, समहाउ अंधेरे में हम लोग कैसे कैसे करके, तो दैट वाज द रिस्क दैट आई कंसिडर इट वाज वर्थ टेकिंग। एंड व्हेन दे केम बैक, मैं लास्ट में वापस भी आ रहा था जब बलिया से, दैट लेडी केम एंड शी वाज लाइक के आज आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ यू। तो दोज वर्ड्स एंड दोज इंसिडेंट्स वो मेमोरी में रह जाते हैं। गुड दैट यू टॉक्ड अबाउट इट। मैंने भी कई हंड्रेड्स ऑफ IAS IPS ऑफिसर से बात करी है, एंड पीपल हैव कि परसेप्शन बना हुआ है, बहुत ही रेड टेपिज्म होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, प्रोटोकॉल होता है, कोई इधर उधर कुछ नहीं करता। बट जितने भी लोगों से मैंने बात करी, दे फ्लाउटेड फॉर द लार्जर गुड। जो भी लार्जर गुड के लिए लोग करते हैं, तो ऐसा जो भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये लकीर के फ़कीर हैं कि लोग मर रहे हैं तो कोई नहीं, हम तो अपना रात का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे या दिन का करेंगे। कई बार लोग, मैंने तो अपने जेब से लोगों को पैसे देते देखा, किसी के पास लेट से 1000-2000 रुपये हैं और वो फलाना स्कीम आपकी अलाउ नहीं कर रही, तो कई IAS ऑफिसर, ठीक है आप मेरे से 2000 रुपये ले लो, जब आपके पास वापस आए दे देना। तो इस सर्विस में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, मतलब आफ्टर हैविंग इंटरेक्टेड लिटरली लाइक 500,000 ऑफ देम, कि कोई आपको बहुत ही बांध के रख देगा, या फिर आपके पास काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन होता है, एंड इफ़ यू यूज़ इट फॉर द लार्जर गुड, पीपल डोंट माइंड कि आपने थोड़े बहुत रूल इधर उधर फ्लाउट कर दिया। हाँ, वो याद रह जाती हैं वो सारी चीज़ें ना। ऐसी एक छोटा सा और इंसिडेंट जस्ट बिफोर अदर्स डे का,
तो कोर्ट होता है हमारे एसडीएम्स का जनरली, अगर Mutation. हाँ, तो उसमें क्या रहता है कि यूपी में खासकर टाइटल सूट भी डिसाइड होते हैं। तो मैं जब गया तो बलिया में खासकर केसेस बहुत सारे होते, 5000 अराउंड केसेस थे। तो देयर वाज दिस वन केस जो 84 से चल रहा था, जो सबसे पुराना केस था। देयर वाज दिस लेडी जो बूढ़ी हो गई थी, 40 इयर्स अप्रॉक्स हो 40 साल हो चुके गए, हैं, 84, 40 साल हो exactly. चुके हैं, वो बूढ़ी हो चुकी है एंड शी वाज अब मतलब ऑन द वर्ज ऑफ लाइक के कभी भी वो हो सकती है। एंड उसका केस चल रहा था और वो टाइटल सूट था एंड उसको होप पूरी ख़त्म हो चुकी थी। एंड आई थॉट कि यार इतने केसेस तो नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट ये वाला तो मैं टेकअप कर सकता हूँ। एंड आई टुक इट अप, रेगुलर उसको वो किया एंड समहाउ आई फिनिश्ड इट अप एंड उसको क्लियर कर दिया। एंड वो लेडी भी मतलब शी वाज लाइक 82 ईयर्स की थी एंड वो आई एंड वो कही कि मरने से पहले ये मेरे सामने हो गया, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। तो वो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वही आपको सेटिस्फेक्शन ड्राइव करती दिस हैं। इज व्हाट यू विल रिमेंबर व्हेन यू रिमेंबर एक्चुअली कि सरकार में रहकर आपको किसी का सबसे बुरा करना हो तो ये कि आप कुछ भी मत करो उसके लिए। क्या बात है, बिकॉज आप यदि उसके अगेंस्ट भी डिसाइड करते हो, मान लो जैसे इसके केस में इसने उसके अगेंस्ट भी डिसाइड क्लोजर तो मिला कुछ तो भी क्लोजर मिला, कम से कम वो आगे अपील में जा सकती कुछ थी, तो कुछ होगा कर सकती थी, मतलब राइट, समथिंग देयर वाज समथिंग व्हिच शी कुड हैव डन। बट द वर्स्ट थिंग इज कि किसी के उस पे कुछ करो ही मत, वो ना तो अपील में जा सकता बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ, फाइल पर बैठ जाओ, दबा लो। इनफैक्ट मेरे को तो कभी किसी का जो है जैसे लेसे किसी के अगेंस्ट भी कुछ करना होता था हाँ तो मैं तो यार बुला के समझा देता था हाँ कि भाई साहब देखो आपका ये मैं कर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जो है मैं आपके अगेंस्ट ही डिसाइड कर रहा हूँ, आप अपील में चले जाओ, जो करना हो आपको चलता रहेगा। कर करा ले। बट समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना सर्विस का, उसमें ये चीज़ रहती है कि हम स्टार्टिंग में बहुत एनर्जेटिक रहते हैं व्हेन वी एंटर द सिस्टम, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो एनर्जी थोड़ी सी वेन आउट होने लगती है। दैट्स व्हाई आई सेड कि यू हैव टू एनर्जाइज योरसेल्फ हर एक उस पे टाइम पे, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, वरना सिस्टम आपको सोकअप कर लेता है। तो यू नीड टू फाइंड वेज टू हेल्प योरसेल्फ, टू एनर्जाइज योरसेल्फ। तो वो आप कैसे ढूंढते हो वो आपके ऊपर है। सिस्टम प्रोवाइड्स यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। आपको किसी की हेल्प करनी है, आपको सर्विस करनी है, जो भी करनी है, देयर आर वेज। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि सिस्टम में ये ऐसा है। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप मतलब बहुत ही अनग्रेटफुल हो रहे हो, बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटी कोई सर्विस कहीं पे नहीं दे सकती है। आप अगर ये कहो पॉलिटिकल प्रेशर है, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, वो सब हैं, बट उसके साथ साथ जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ मिल रही हैं, आई डोंट फील कि मतलब कहीं पे उस तरीके से मिल। सर ये मैंने एक चीज़ सुनी थी लेट श्री अरुण जेटली से कि जो आइडियलिज्म में हम लोग एंटर करते हैं सर्विस को, अगर वही आइडियलिज्म जब हम एग्जिट करें तो देन इट विल डिफाइन ए सर्विस। और सर ये आईएएस का टैग मिलना, एमपी एमएलए मंत्री का टैग मिलना, बट अल्टीमेटली हम उसके नीचे तो एक ह्यूमन है, और ह्यूमन वैल्यूज़ को अगर सर्व कर सकें तो बेस्ट है। अगर मैं सर्विस में तो अभी ईवल में हूँ, पर मैं अपने लीगल करियर का कुछ 1-2 राज हैं जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस और अनुभव बताना चाहूँगा कि जनहित याचिका फाइल की थी 2 केसेस में। जो पहला केस था जहाँ पे पाकिस्तान से हिंदू माइनॉरिटीज़ आ रही थी, जिनके साथ ये एक्चुअली थार एक्सप्रेस चलती थी पहले जोधपुर से, फिर जोधपुर से जयपुर में ये लोग जाके रहते थे। अराउंड 26 से 40 फैमिली थी। आप ये वाला कमरा ले लीजिए, इसको आधा करिए। अंदर औरतें थीं, उनकी बहू और बेटी, और वो इवन मैं गया जब अंदर खड़े खड़े सो रही थी, और उनके जो हस्बैंड थे या बच्चे थे फुटपाथ में 30 या 40 लोग ऐसे सो रहे थे। जब देखा, और वो प्रताड़ित थे किस चीज़ के लिए, मर्डर हो रहा है उनका, उधर फोर्स कन्वर्जन हो रहा है। तो जब PIL फाइल की तो एक चीज़ जानने को मिली कि अल्टीमेटली ये फाइल्स नहीं है, ये लाइफ है उसके पीछे। और अगर आप उनके लिए कर सकते हैं तो काफ़ी गवर्नेंस में एक ह्यूमन वैल्यू आती है, क्योंकि समाज को ये लगता है कि IAS बन गया तो समाज से ज़रूर कटेगा। ये नहीं, समाज से कटेगा नहीं, उसके ऊपर एक दूसरी जिम्मेदारी कि समाज से और ज़्यादा जुड़ेगा। और यही आपका चरित्र का एक बहुत बड़ा मूल्यांकन होने वाला है, जो कि मेरे लीगल करियर में जहाँ सुप्रीम कोर्ट में रहा हूँ 80% लोग फेल हो जाते हैं। वो परेटो प्रिंसिपल लग जाता है, 20% काम कर रहे हैं, 80% नहीं कर रहे हैं। ओमिशन इज़ द रूल, कमीशन इज़ द एक्सेप्शन। यही बोल रहा और सर दूसरा केस जो था, जो मतलब माइंड मतलब इस काफ़ी शॉकिंग था। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ होती हैं, बाल कल्याण समितियाँ, उसमें 6-7 साल के बच्चे थे जिनके साथ डेफ एंड डम, मूक बधिर थे, बोल नहीं पाते थे, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था उनको। और उसमें काफ़ी हायर अप्स इन्वॉल्व थे। उनसे डील करना, बच्चों को सेफ हाउस में रखना, उनका कॉन्फिडेंस जीतना। फिर उस केसेस में, उन केसेस में यहाँ प्रशासन ने काफ़ी मतलब दमखम दिखाया कि नहीं,
जितने भी आपके मल्टीपल प्रेशर पॉइंट हो सकते हैं उनको दरकिनार करके बच्चों के जीवन को कैसे बचाना है। तो जहाँ सर ने बोला फ्लड की बात, सर ने बोला एजुकेशन की बात, अल्टीमेटली अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो दीज टेक्स आर जस्ट लाइक फिक्शन। आप उसके बियॉन्ड जाके काफ़ी समाज में चेंज ला सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो मैं तो अभी ऑफिशियली मतलब आई हैव जॉइंड द सर्विस बट आई एम नॉट ऑन द ग्राउंड। बट क्या हुआ कि 2-3 महीने पहले तो रात को 12-1 बजे करीब मुझे एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि सर मतलब बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था। बेसिकली एक रख था कि हर ब्रदर वाज मिसिंग और ये उसने सारी चीज़ें बताई। अब मुझे पहले तो ये लगा कि कुछ स्कैम ना हो, इतना सारा इंस्टाग्राम पे स्कैम चलता है। तो मेरा सोने का टाइम था, मैंने फ़ोन बंद किया, मैं एक बार सो गया। बट फिर थोड़ी देर तक नींद नहीं आई। मैं कहा अगर जेन्युइन केस हुआ और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो लेट्स ट्राई। तो मैंने फिर से फ़ोन उठाया और स्विच ऑन किया। बेसिकली इंस्टाग्राम पे गया एंड आई टेक्स्टेड हर कि अच्छा FIR है, पहले जेन्युइन है या नहीं ये जानने के लिए मैंने कहा FIR है तो भेजो। उसने कहा ठीक है सर भेज दो। उसने एक्चुअल में FIR भेजी और मैंने FIR पढ़ी और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या था कि लड़का कहीं मामा क्या रह रहा था और वहाँ से अचानक से अपने भाई को फ़ोन कर रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा और वो भागता हुआ तू कहाँ पे है, वो बोलता है यहाँ आ जा चल। वो कैब लेके जाता है और रास्ते में ही कैब से उतर जाता है। मतलब काफ़ी दिलचस्प था और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए पढ़ के कि ये क्या हुआ इसके साथ। और फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि एक CUG नंबर होता है जिस पे आप किसी SP या ACP को आप कॉल कर सकते हो। बट मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक ACP हैं दिल्ली के, ही वॉज फॉलोइंग मी और मैं उनको फॉलो करता था। तो मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दिया रैंडमली कि सर दिस इज़ द इशू, इफ़ यू कैन डू समथिंग सो प्लीज़ बताइए। तो उनका सुबह मैसेज आता है कि ये कॉल करो मुझे एंड आई कॉल्ड हिम। और ठीक है फिर उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा ठीक है आई लुक इनटू इट। मैंने बताया कि सर काफ़ी सीरियस मैटर है और कुछ हो जाए तो प्लीज़ डू इट। तो उन्होंने फिर वहाँ पे बात की, वहाँ के जो ACP थे उनसे बात की और 2-4 पुलिस वाले गए, उन्होंने इंक्वायरी की एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। बेसिकली वो 2-3 दिन बाद खुद लौट कर आ गया लड़का। लेकिन द थिंग वाज उसके बाद भी उस लड़की ने मुझे कॉल किया एंड शी थैंक्ड मी सो मच। मतलब वो जेन्युइनली फ्रॉम हार्ट आ रहा था और मुझे एक बार लगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, वो तो खुद ही वापस आ गया। बट शी वाज हैप्पी दैट एटलीस्ट उसकी सुनाई हुई। उसने कहा, कंप्लेन किया और पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। वो लोग उस तसल्ली में थे, वो इसमें ही खुश थे कि मेरी सुनवाई हुई। सो आई थिंक दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एटलीस्ट सुन लो। लोगों को आप मदद ना कर पाओ मे बी, बट एटलीस्ट लिसन टू देम एंड इफ दे फील दैट दे आर हर्ड, तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी। आई थिंक इसमें अब थोड़ा तो स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है लोगों का। आप दोनों शायद ज़्यादा बता पाओगे कि अब ऐसा बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड लोगों का नहीं रहा इस सर्विस में कि भाई मेरी सर ने सुन ली या सर ने एक रिप्लाई कर दिया। आई थिंक पीपल ऑफ इंडिया जो इंडियन जनरल सिटीजनरी है वो मतलब ऊपर उठ चुके हैं अब इन चीज़ों से। व्हाट विल यू लाइक से बोथ ऑफ यू? यार मतलब एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि ना मतलब जैसे आई मीन ये चीज़ बहुत होती है और इनफैक्ट मतलब ये काफ़ी सिडक्टिव सा भी लगता है एक्चुअली कि हमारे पास में कोई आया और हमने उसके लिए इंडिविजुअल के लिए कुछ कर दिया बिकॉज आई इंटरवीन, दैट इज़ वाई किसी के लिए कुछ हो गया। बिकॉज यू नो काफ़ी ये हीरोइक एंड काफ़ी लाइक यू नो वो उस टाइप का लगता है। बट यार मेरा इसके बियॉन्ड एक लेयर ऑफ थॉट और है एंड आई यू नो इट माइट बी क्वाइट अनपॉपुलर, बट यार ये इस तरह की चीज़ें जो है ये चीज़ तो मतलब कोई 8वीं पास 10वीं पास भी कर सकता था, राइट? आई मीन जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इट्स सो गॉड डैम इजी फॉर एनीवन इन माय प्लेस टू गो, जाके जो है किसी इंस्पेक्शन करो, भाई भू करो और जाके किसी टीचर को सस्पेंड कर दो और उसका वीडियो और बना के डाल दो। दैट्स अ गॉड डैम इजीएस्ट थिंग ऑन अर्थ टू डू। हो रहा है आजकल। बट द पॉइंट इज कि यदि सरकार ने इतने पढ़े लिखे लोगों को आपको इतनी कठिन परीक्षा के बाद में रखा है तो एक्सपेक्टेशंस ये नहीं है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप किसी तरीके से एक सिस्टमिक सुधार लेकर आए सो दैट जरूरत ही ना पड़े उसको, कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इंटरवेंशंस की ज़रूरत ही ना पड़े, वो मिनिमाइज हो। तो आई थिंक अपनी जो एक एनर्जी है वो एक पॉजिटिव सिस्टमिक चेंजेस, एक लास्टिंग सिस्टमिक चेंजेस में लाने में लगनी चाहिए, विच इज़ वेरी बोरिंग, very uncool. It does not bag you awards, it does not bag you, you know, a lot of likes and millions of views and all. But that is the real thing जिसके लिए आप हो, जिसके लिए आपको रखा गया है। ये थोड़ा सा मेरा इट्स लाइक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ कंट्री। आप बनाओगे बट 40 साल बाद जब आप मर जाओगे पूरी जनरेशन मर जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन यूज करेगी, दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट जिस कंट्री में वो नहीं है वो रोएंगे बैठ के। और मतलब अदरवाइज तो यार इट्स सो इजी ना कि मतलब कहीं से किसी को फोन कराया, अब किसी के बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया या जो है किसी की कोई फाइल क्लियर करा दी, ये बहुत आसान होता है। हम लोगों का एक फोन जाता है, उससे चीजें होती हैं।
बट आपका रियल कंट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द डे वही है कि आपने कैसे ऐसे सिस्टम्स बनाए कि जिसके पास में कोई पहुंच ही नहीं थी, जिसके पास में कुछ भी नहीं था, उसका भी काम ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट चीज हो गई उसकी। सो दैट इज द आपकी बात को आगे इफ आई कंटिन्यू, तो सिस्टमिक चेंज की जो सर बात कर रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम आजकल यही चीज़ मिस आउट कर देते हैं छोटे छोटे उन इवेंट्स में, और जो रूटीन वर्क हमारा होता है हम उसको समझ लेते हैं कि दैट इज़ समथिंग एग्जाम्पली दैट वी आर डूइंग, दैट इज़ नॉट, वो हम रूटीन वर्क कर रहे हैं। सो आई वॉज इन बरेली, तो बरेली में मैं भी थोड़ा सा ये है कि बच्चे आते रहते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग करते रहते थे। तो इंडिविजुअल लेवल पे वो करना, इट्स ओके कि आप समझा रहे हो, बता रहे हो, टाइम दे रहे हो। तो व्हाट आई फेल्ट के इट कैन बी स्केल्ड अप, बड़े लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। तो वी केम आउट विद दिस अभ्युदय स्कीम जो यूपी गवर्नमेंट की है। सो व्हाट वी डिड के वी मेड श्योर के जितने भी बच्चे हैं, इफ़ दे आर विलिंग, तो उनको एक स्पेस मिल सके कोचिंग का पढ़ने के लिए। तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2 के बाद वो फ्री हो जाते हैं आफ्टर 2। तो हमने मेरे कमिश्नर सर थे वहाँ पे, उनसे बात करी एंड वी मेड अ पॉलिसी ऑफ इट, और उन्होंने वहाँ पे ऊपर उसको पुटअप किया एंड इट्स अ स्कीम नाउ दैट इज़ देयर। अब हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के देयर इज़ एन अभ्युदय स्कीम, जहाँ पे जो उसी जगह के जो लोकल टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, वी डिडंट आस्क फॉर एनी मनी और रिसोर्सेज और एनीथिंग। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वी यूज्ड आफ्टर 2 से 5 बजे तक 3 घंटे का, वी यूज लोकल टीचर्स, सेम रिसोर्सेज का, एंड वी सॉ ह्यूज फुटफॉल इन दैम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो आना चाहते थे। एंड होता क्या, आप 1-2 लोगों को डीएम चले जाते थे कभी पढ़ाने, मैं चला जाता था, दे फेल्ट कि हाँ एक 1-to-1 कनेक्शन हो रहा है। तो दिस इज नाउ इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। सो दिस समथिंग जो हम लोग सिस्टमिक चेंजेस हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं बड़े लेवल पे, एंड दैट व्हाट वी आर मेंट फॉर, हम लोगों को उसी लिए वो किया गया। तो आई फील कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर ने बरेली का जैसे ही आप नाम लेते हो बचपन याद आ जाता है। जयपुर में क्या पतंग उड़ाने का काफ़ी शौक होता है, तो पतंग तो ठीक है, बट जो मांझा आता है आपका वो काफ़ी पावरफुल होता है उसमें। मतलब मेरे हाथ इतने कटते थे ना 14 जनवरी से 1-2 हफ्ते पहले, मतलब मैं तो डर लगता है इसलिए वो बना रहे हैं। मतलब मैं 16 घंटे बस छत पे खड़ा रहता था बचपन में, जब मैं 8-9 साल का था। और अगर मांझा बरेली का ना हो तो हम खरीदते ही। दैट इज द पावर ऑफ बरेली ब्रांड। प्लास्टिक वाला आ गया है, अच्छा, वो चाइनीज नया प्लास्टिक evolution वाला, हो गया। वो करने लगे वो लोग। आपके इसी इंसिडेंट से मुझे एक इवेंट याद आ गया। एक टीवीएफ एस्पिरेंट शो है और उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था कि कलेक्टर है, वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत अच्छी बात है, आईएएस ऑफिसर्स इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, तो एक एस्पिरेशन वो भी दिखता है कि हाँ मैं भी कल को वहाँ पहुँचूँ। तो ये तो बहुत ही बढ़िया आपने बताया। नेक्स्ट मेरा सवाल आप लोगों के प्रिपरेशन टाइम से है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा था? पढ़ाई है, बहुत सी चीज़ें हैं, आपके लिए क्या चैलेंज था सबसे बड़ा? मेरे 3 अटैम्प्ट हुए, तीसरे में आईपीएस मिला है। मेरे लिए पढ़ाई नहीं थी चैलेंज, जो कि अगर आप डिवोटेड हो एग्ज़ाम के लिए तो आप पढ़ सकते हो, तो जब भी मौका मिले आप पढ़ दो। बट नॉन एकेडमिक वाला बहुत ज़्यादा था। इफ़ आई बी अलाउ करें, गिव मी द लिबर्टी टू बी कैंडिडेट एंड फ्रैंक। पहला अटैम्प्ट 2019 में हुआ था। जस्ट मेंस के 3-4 दिन पहले दोस्तों के खिलाफ केस हो गया था। जो मेंटल बैलेंस डिसरप्शन क्रिएट हुआ उनको डिफेंड करने में, आई वोंट नेम देम बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव इशू, तो वो हुआ। फिर कोरोना आ गया। मेरा वैल्यू सिस्टम पूरा नाना से ड्राइव्ड है, मैं मामा लोग के साथ रहा हूँ। तो मेंस 2021 में पोस्टपोन हो गया था जनवरी में। 15 दिन पहले मेरे नाना नहीं रहे, तो मेंस लिखते समय उनकी याद आ जाना। 5 महीने पापा नहीं रहे कोविड के डेल्टा में। तो अजीब सा लगा कि जिन लोगों की लाइफ में कुछ होते हैं फैमिली में, अगर आप इस प्रिपरेशन में हैं तो फैमिली भी डाउट करने लगती है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। बट कुछ लोग होंगे फैमिली में, 1 या 2 लोग, जो कभी नहीं डाउट करेंगे, निकालेगा ये निकालेगा। वो नाना और पापा थे। तो लगता है कि द मोर आई एम अचीविंग समथिंग, द मोर आई एम रिग्रेटिंग कि वो नहीं है। तो ये नॉन एकेडमिक जो मैंने बोला था ये है, बट दैट इज़ हाउ लाइफ इज़। बहुत हार्श है, लाइफ इज़ स्ट्रेंजर देन रियलिटी। तो दैट इज़ व्हाट आई लर्न, कि अगर आप पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, और आप लकी भी हैं क्योंकि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर मैं इसको बिग पिक्चर में देखूँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि हम लोग को आईएएस बनना है। आप सीरिया यमन के बच्चों के बारे में सोचो, उनको पता तक नहीं कि अगले दिन क्या होने वाला है। लिटरली दे कैन नॉट ड्रीम कि वो उनको बनना क्या है। सो वी आर लकी दैट वी आर लिविंग इन इंडिया, जहाँ पे पीसफुल सोसाइटी है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ, थोड़ा जीना सीखना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है, लाइफ सबसे बड़ी है जो अनसर्टेन है। फिर मैं रखता हूँ सेकंड में पॉलिटिक्स को, जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन थर्डली। वो
3 लेयर में लाइफ से बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो यही 3 चैलेंज थे जो मैंने देखे लाइफ में। मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन का अगर मोस्ट डिफिकल्ट फेज अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वेंट टिल द इंटरव्यू स्टेज और मैं काफ़ी पम्प्ड अप था कि यहाँ तक आ गया तो सिलेक्शन तो पक्का ही है अब। एंड देन आई मिस्ड, आई वाज नॉट इन द फाइनल लिस्ट और 2-3 दिन बाद मार्कशीट आई एंड आई सॉ कि मैं बहुत क्लोज मार्जिन से मिस किया। तो मेरे लिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट था। 3-4 दिनों में मैं रिकवर कर चुका था, कोई बात नहीं, यूपीएससी पहली बार में किसका होता है। बट जब ये देखा कि इतना क्लोज मार्जिन से मिस हुआ तो पूरा भरोसा उठ गया सब चीज़ से कि इस बार भी अगर हम चले जाते हैं फिर 2-4 मार्क्स से रह जाएंगे। तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज था कि फिर से खुद में ट्रस्ट करना और सिस्टम में और प्रोसेस में ट्रस्ट करना कि यार अगली बार रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि इतना नज़दीक जाके लगता है कुछ तो मिल जाता, हाथ में कुछ नहीं है, वी आर बैक टू जीरो, किसी को क्या बताएंगे। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, खुद को फिर से पिकअप करना, खुद में ट्रस्ट करना, प्रोसेस में ट्रस्ट करना कि अगली बार शायद हो जाएगा। इस पे एक रिसर्च हुआ है कि ओलंपिक में जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं सबसे ज्यादा दुखी वो होते हैं और ब्रॉन्ज वाले बड़े खुश रहते हैं कि अरे ब्रॉन्ज मिल गया, कुछ तो मिला, पोडियम पे खड़ा होने को मिला। नहीं, आई थिंक फेलियर्स ये सबसे डिफिकल्ट होते हैं। फाइनल हारना वर्ल्ड कप का वो बहुत पेनफुल होता है। कोप अप विद फेलियर 3 वाला मतलब फाइनल हारते हुए देखना ही इतना पेनफुल था। तो जिन्होंने फाइनल हारा होगा, मैं 11 साल का था तब, मैं आज भी याद है, मैं मतलब ब्रेड और कुछ अंडे वगैरह लेके आ रहा था, मैं वहीं फेंक दिए थे। सचिन जैसे ही आउट हुआ था मैगरा की बॉल पर, बोला यार ये तो गए आज। आई थिंक हम लोगों की अभी मैंने जनरेशन में रिसेंटली ना दिमाग में जहीर छपा खान की हुआ एक है। पोस्ट पढ़ी थी, हाँ। लिंक्डइन पे जहीर खान की एक पोस्ट पहले ही पढ़ी ओवर थी। में उसने जब उसने डाला था, यही डाला था एग्जैक्टली 2003 के वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही उसने पहले 3 ओवर ओवर में में, हाँ, बहुत इतनी सारे वाइड दे दी थी, 28 रन दिए थे। और फास्ट फॉरवर्ड 2011 ही वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, बॉलर वही था जहीर खान, ही वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, ही हैड लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड फिर शुरू के 3 ओवर उसने मेडन डाले थे। सर ये एग्जाम भी ऐसे ही है, 3 स्टेज में कहीं भी लग सकती so, है। like इसमें ना, I mean in my case यार, for me actually the preparation part was really like a song. मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, मैं एकेडमिक ओरिएंटेड हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। सो मेरे को काफी, और जैसे मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ऑल मैंने लिया था, सो काफी वो अच्छा था। हाईएस्ट था भाई इकोनॉमिक्स में, याद है, हाईएस्ट था, भूलना नहीं। उस टाइम का हाईएस्ट था। और आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक सारे ऑप्शंस से हाईएस्ट मार्क्स हाँ हाँ, वो उसी के थे। अभी तो रैंक फिर भी में अभी नंबर ज्यादा बढ़ा दिए, बट अगर मैं उसको सर की- स्केल करूँ ना तो आज तक उतने नंबर किसी के इकोनॉमिक्स की टॉपर्स कॉपी भी सर की शायद दिखती है ओआरएन में भी। जो भी है। तो इनफैक्ट जो है मेरे केस में, तो मेरे को पहली बार मैं नौकरी छोड़ के आया था हांगकांग से, तो घर वाले बड़े परेशान थे, यार ये क्या जो है नौकरी वोकरी छोड़ के आ रहा है, करोड़ों का 1.25 करोड़ का पैकेज वैकेज था, वहाँ से छोड़ के आ रहा है, जो है जाके पढ़ा रहा है, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया टाइप। बट फिर उन्हें देखा नहीं पढ़ रहा है, एंड आई नेवर रियलाइज दिस थिंग। एक्चुअली जब पहली बार मेंस हो गया था, उसके बाद में एक थोड़ा सा वॉइड आता है, देन आई रियलाइज कि यार ये क्या कर दिया मैंने, और जो है मतलब देन पहली बार सेकंड थॉट्स आए। बट मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए वही था कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ना मेरी 244 रैंक आई थी, और उसमें मेरे को आईपीएस मिला था। अब ये था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब वापस करें तो एक्चुअली आप यदि, एंड इनफैक्ट ये मैं बाकी सबसे भी कहना चाहूँगा यार, आपके पहले अटेम्प्ट आप करते हो, राइट, आई मीन उसके अंदर कुछ इश्यूज रह जाते हैं, दैट इज व्हाई यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांटेड। तो ऐसे में ये नहीं कि आंख बंद करके फिर से वही चीजें रिपीट कर दो जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, भैया वही चीज करोगे तो फिर वही नंबर आएंगे। जहीर खान की तरह चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यू नीड टू लाइक टोटली रिफ्लेक्ट अपॉन कहाँ आपकी वीकनेस रही थी एंड यू वर्क ऑन दैट। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर आई रियलाइज कि मेरी जो वीकनेस थी वो ये थी कि मैं जीएस के आंसर्स मतलब एकदम सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह लिख रहा था, बट दैट इज नॉट हाउ जीएस आंसर शुड बी रिटन। सो माय प्रॉब्लम वाज आंसर राइटिंग, एंड सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फोकस ही सिर्फ आंसर राइटिंग पे किया। मैंने बाकी सारी चीज़ें जो होती है पढ़ने वढ़ने वाली वो बहुत कम की। मैंने कम से कम 30-40 टेस्ट लिखे होंगे बिफोर मैंने सेकंड वाला मेंस लिखा, एंड उसका इम्पैक्ट दिखा मार्क्स के अंदर। अदरवाइज मेरे पहले अटेम्प्ट के अंदर जीएस में इतने कम नंबर थे जिसकी वजह से मेरी रैंक थोड़ी इम्पैक्ट हो गई थी। बट वो चीज़ मैंने कवर की, एंड जो स्ट्रेंथ है आपकी वो स्ट्रेंथ आपके पास में रहेंगी। तो इनफैक्ट यही चीज़ बस है कि आप जैसे जहीर खान ने किया, राइट, अब अपनी बी मेंटली प्रिपेयर्ड। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, अब जैसे अपने को तो ना, जैसे अभी ये वर्ल्ड कप T20 वाला हुआ था, उसमें कोहली का वो स्ट्रेट बैट वाला बैकफुट वाला छक्का याद है अपने को? वो तो जैसे स्प्लिट सेकंड था, लेकिन उस स्प्लिट सेकंड का वैसा शॉट खेलने के लिए कोहली ने कम से कम 10-12 साल जो मेहनत की है, 10-10 12-12 घंटे जिम के अंदर जाके अपने आप को इतना फिट रखा कि वो उस तरह का शॉट खेल पाए। वही चीज़ है कि जस्ट ये वाली चीज़ आप बैकग्राउंड में जो जब तक करते रहोगे,
यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, तब आप जाके नेक्स्ट उसमें बेटर। In fact, there's this book also, this 10,000 hours. किसी ने अगर देखी, the same thing it says कि you become whatever you practice. जितना आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करोगे, you become an expert in that. हमें वो overnight sensation लगता है कि यार आके मार दिया छक्का, उस पे वो वाले even more than 10,000 hours if you can do like multiple iterations. हाँ, एक ही कि भाई चीज़ का 10-20 घंटे किया फिर आइट्रेशन किया, more than 10,000 hours if you can do 1000 iterations, 1000 small changes, ये बहुत जल्दी एडअप होता है। मेरी प्रिपरेशन में तो अलग ही स्ट्रगल्स थे। अगेन लाइक गौरव की तरह से पढ़ाई तो कोई लोड नहीं थी अपने, मतलब पढ़ना तो मेरे तो काफ़ी बहुत ही अच्छे नंबर थे, तो इंटरव्यू में नंबर कम दिए तो थोड़ी रैंक पीछे हो गई थी। बट जो अलग स्ट्रगल ऐसे थे कि भाई पर्सनल लाइफ में टर्मोइल चल रहा है वहाँ पे, मैं तो 21 साल का था तब, एम्स में रहता था, तो वो इश्यूज़ रहते थे। फिर मैं सुबह जा रहा हूँ गायनी की पोस्टिंग में, वहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ पे पता चला कैंसर निकल गया, पूरे ओवरी निकाल दी, यूट्रस निकाल दिया। और फिर उसके 18 साल की लड़की के माँ बाप को जाके मुझे समझाना है कि शी कैन नेवर बी अ मदर, विच इज़ अ बिग डील। सो मैं सुबह वो कर रहा हूँ और फिर शाम को आके भाई पढ़ना है और सब कुछ करना है। तो अब सबकी लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल होता है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल जो होता है लोगों को, जो मैंने फेस नहीं किया, मल्टीपल अटैम्प्ट्स में जो फंस जाते हैं कि किसी का भाई चौथा चल रहा है, किसी का 5वां चल रहा है, किसी का दूसरा अटैम्प्ट चल रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है। आई थिंक उसमें आप पहला अटैम्प्ट दो ना, तो मतलब मेरी तो बस यही सजेशन है कि उसको आखिरी मान के ही दो, मतलब कैसे वाटर टेस्ट करने मत जाओ वहाँ पे कि वे थोड़ा देखेंगे मतलब तार डाल के कि मछली फंसेगी कि नहीं। तो वो अगर पहली बार सीरियस, बिकॉज एक बार आप इसमें घुस जाते हो और फिर पता चलता है कि सडनली यार पूरे 20s निकल गए आपके लाइफ के। हाँ, पता नहीं चलता इधर वे। तो मैं यही एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, मतलब ऑब्वियसली पता है कि क्यों देना चाहिए, बट बिकॉज आप हो सर्विस में ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए, आपको भी 3-4 साल हो गए, आपने भी सुना होगा काफ़ी लोगों से। तो ये जो 10-12 लाख लोग देते हैं, आई एम श्योर इसमें से 1-2 लाख ही सीरियस होते हैं, बाकी 8-10 लाख को कुछ ना कुछ आउटसाइड एक्सट्रिंसिक होता है। तो कौन वो लोग हैं मतलब जो नहीं देना चाहिए? बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये होती है कि आप 22 से 28 साल या 24 से 30 साल जो आपका एब्सोल्यूट प्राइम होता है, जिसमें आप जॉब कर सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो। और टुडे मोर, आज तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ स्किल सीख लो, और ना AI ChatGPT आपको ऑब्सोलीट कर देगा मतलब 10-20 साल में। तो हु आर द पीपल हु शुड नॉट गिव दिस एग्जाम, मतलब जो अपने 6 साल इसमें ना वेस्ट करें, मतलब क्या उसका आइडेंटिफाई कैसे करें हम? हाँ, एक 21 क्योंकि साल काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी आपको सुन रहे होंगे, वी आर ऑल लाइक इन द सेम बोट, वी हैव क्रैक्ड इट एंड ऑल, सो वी नो कि किन लोगों का निकलता है इवेंचुअली, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि किन लोगों का नहीं निकलता, जो गलत कारणों के कारण आ जाते हैं व्हाटएवर। सो जस्ट वांट टू हियर जो इंडिया में नहीं है वो डेफिनेटली फोकस नहीं करेंगे इस एग्जाम में, बट इंडिया में सर बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई है आफ्टर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज दे वांट टू बी IAS। हम लोग को देखिए सर, मतलब अब लोग IPS बन गए, नहीं खुश हैं, फिर से इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा है कैसे एग्जाम में जो लोग अपना एंटायर यूथ मतलब पूरा डिप्लीट कर सकते हैं उसमें सर? एक बिकॉज सर इंडिया में एक बहुत बड़ा कैपिटल है जो लैक करता है बहुत बड़ी सोसाइटी में, बहुत बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, रिस्पेक्ट का कैपिटल। और वो पहले 2 जगह से आती है, एक फैमिली से आती है, एक सोसाइटी से आती है। तो पहली रिस्पेक्ट अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालेंगे, फैमिली आपको इज्जत करने लगेगी, डेफिनेटली दे विल हियर यू, और उसके बाद समाज रिस्पेक्ट करेगा। बट एट द सेम टाइम सर ये जो कंसिड्रेशंस हैं ये बैकफुट में होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे सर लोग ने किया है काम, और हम लोग को भी मौका मिलेगा करने का, कि आप अपना सेल्फ एवेल्यूएशन है जो आपका स्टैंडर्ड है टू जज योर सेल्फ, ये नहीं होना चाहिए आपने अचीव क्या किया है। नेवर फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बी, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू। अगर सर आप सिविल सर्वेंट हैं, जैसे आप अब एजुकेटर बन गए हैं, तो एंटरप्रेन्योर हैं, आपने किया क्या? अगर 10% भी उस चीज़ का कर लिया, माइनॉरिटी सिक्योरिटी, चाइल्ड वेलफेयर, चाहे आप NGO खोल लो, चाहे आप सिविल सर्वेंट बन जाओ, चाहे आप इंडिविजुअल सिटीजन बन जाओ, आप कंटेंटेड रहेंगे। बट उसी ट्रेडमिल में चलते गए कि आपको बनना क्या है, बनना क्या है, बनना क्या है, सर वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है, डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो एक समय के बाद थोड़ा सा ट्रांजिशन ले लो, अगर आप घुस गए इस एग्ज़ाम में, कि आपको करना क्या है। क्योंकि सर अभी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग होंगे जो 5 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, उन्हें पता तक नहीं कि उन्हें करना क्या है। एटलीस्ट पता तो कर लो कि व्हाट यू वांट टू डू। और एक चीज़ और क्या रहती है ना, जैसे इस एग्ज़ाम की इतना ज़्यादा हाइप है चारों तरफ, अगर आप देखिए तो स्टूडेंट्स उसी हाइप की वजह से ज़्यादा आते हैं। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 3-4 ईयर्स सर ने तो और ज़्यादा लगाया है उसमें, तो आई कैन से दिस अथॉरिटी, पावर, वो दिखता है ना कि क्या होता है IAS IPS, एक लाल बत्ती की गाड़ी, अब वो ख़त्म हो गई बट स्टिल बीकन है वो, तो मतलब वो एक इमेज पर्सनली रहती है लोगों के दिमाग में। ये चीज़ें वेन हो जाती हैं इवन 6 महीने में, 6-8 महीने के बाद वो मैटर नहीं करती हैं आपको। पावर हो गई, अथॉरिटी हो गई,
आप वो सोचते हो कि चारों तरफ लोग होंगे, रेस्पेक्ट उस टाइप का होगा, ये सारी चीज़ें आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट टोटली वेस्ट। योर पर्सनल एक वो इंटरेस्ट पैशन जो होता है आपका वो वर्क करता है। इट्स नॉट द हाईएस्ट पेइंग जॉब और सर्विस इन द कंट्री, वो भी नहीं है। अथॉरिटी वेन हो जाती है, पावर वेन हो जाती है, एंड द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू एक्सपेक्ट के बंगला होगा, गाड़ी, वो आप यूज टू हो जाते हो। तो अल्टीमेटली 1-2 साल बाद क्या बचता है? इट्स योर ओन इंटरेस्ट, योर ओन पैशन टू चेंज थिंग्स, टू डू सर्विस फॉर द पीपल, दैट रिमेन्स। एंड इफ इट इज़ देयर इनसाइड यू, तभी आप सर्वाइव करोगे। अगर वो नहीं है तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड इनटू दैट सर्विस। और यही होता है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एनर्जी चली जाती है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर से। तो पीपल हु सी दिस सर्विस या जॉब जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग के पावर आ जाएगी, रेस्पेक्ट आ जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, दैट विल नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग। तो ये चीज़ आई फील के लोगों को समझनी चाहिए कि इससे ज़्यादा है। दिस इज अबाउट योर पैशन, अबाउट योर इंटरेस्ट दैट यू वांट। जस्ट ऐड टू दैट, सो आफ्टर सिलेक्शन ये क्वेश्चन था मेरे सामने कि शुड आई अपीयर अगेन और नॉट। तो मैंने एक आईपीएस ऑफिसर से बात की एंड ही इज कमिश्नर ऑफ पुलिस इन तेलंगाना, और ही इज़ लाइक 25 और 30 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी। और उनसे बात की मैंने जब तो ही सेड इन वन लाइन, यार आईएएस तो आईएएस होता है। और उसमें मुझे लगा कि ये इंसान 25 साल से आईपीएस में है एंड स्टिल ही इज सेइंग आईएएस तो आईएएस होता है, मतलब ही इज समवेयर डिससैटिस्फाइड एंड थ्रू आउट दोज ईयर्स ही हैज बीन थिंकिंग काश आईएएस बन जाते। तो मैं यही कहूंगा कि, और आई एम प्रीटी श्योर देयर आर टू मेनी आईएएस ऑफिसर्स हु आर थिंकिंग कि यार कहाँ आ गए, शायद ये हमारे लिए नहीं था। अच्छा देखो, देयर इज नो लिमिट टू दिस थिंग कि कौन कहाँ पर। आईएएस में क्या बात होगी, कैडर को होगा, कैडर पे क्या बात होगी, यार उसको तो इतने डिस्ट्रिक्ट्स उसने कर लिए, मैंने 1 किया, मैंने 2 किया, उसने 5 कर लिए, 6 कर लिए, उसने हमेशा प्लम पोस्टिंग्स रही हैं, वो कैपिटल में रहा है, उसका ये है, उसका someone is always better than कोई you, नहीं, someone is always richer than you, फील्ड इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन आपने द जो अदर साइड। मतलब सवाल पूछा था कि किसको नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है उसको नहीं करना चाहिए जो कहीं और खुश रह सकता है। अगर आपको कोई एक फील्ड है, आप अच्छे इंजीनियर बन के खुश रह सकते हो तो प्लीज मत करो यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में आने के बाद फिर आपको खुशी यहाँ पे ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर इसके बाहर खुशी है तो ढूंढ लो, वरना यहाँ के जरूरी नहीं है कि जो सोच रहे हो वो मिलेगा। मैं तो क्या है, थोड़ा ये लोग थोड़े आगे लेवल पे चले गए, मैं थोड़ा इसके एक लेवल नीचे पे ही आंसर दूंगा यार, कि जब आपको किस तरह के स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं इसके अंदर बस ये कहूँगा कि जब मेरा जो थॉट प्रोसेस था, व्हेन आई डिसाइडेड कि ओके मेरे को इसकी तैयारी करनी है, राइट। आई मीन आईएएस बनने के बाद में, आईपीएस बनने के बाद में क्या करना है क्या नहीं करना, भैया वो बात की बात है। प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि पहले आपको एग्ज़ाम निकालना है। यदि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते तो भैया मत करो तैयारी। यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट, ओके। एंड मैं तो जैसे सो आई वॉज ऑन दैट साइड ऑफ द बोट, मैं नौकरी कर रहा था, राइट, नौकरी कर रहा था मैं। आई वॉज अ डेरिवेटिव ट्रेडर, आराम से जो है जो मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें खरीदना बेचना, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, करेंसीज, ये सब लाइक सपोजिटली, आई मीन दीज आर वेरी सिडक्टिव थिंग्स, जो आप जो मूवीज़ वगैरह देखते जाते हो सब इन्हीं के ऊपर बनती बनाते, जैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट हो गई, बिग शॉट हो गई, ये सारी चीज़ें, राइट। सो आई वॉज देयर इन दैट जोन। वो करते करते लाइक मेरे ना इस वाली क्रिकेट खेल रहा था, आयरॉनिकली कैच लेते समय इस फिंगर के अंदर मेरे फ्रैक्चर हुआ, मेरी सर्जरी हुई। आई वॉज ग्राउंडेड फॉर अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स। अब पता नहीं कैसी उन्होंने तेज़ वाली सर्जरी कर दी। आई वॉज ग्राउंडेड फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। मैंने उन 2 महीने के अंदर किताबें उठा के पढ़ना चालू कर दिया। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे मैंने वापस जो है ये सही हो गई, वापस नौकरी के अंदर गया, बट मैंने किताबें पढ़ना चालू रखा। फिर मैं इंडिया आया कुछ टाइम के लिए। मैंने कहा कि बॉस अब मेरे को जो है इंडिया जाना है। मैं इंडिया वाले ऑफिस से काम करने लगा एंड देयर केम अ डे मैंने रियलाइज यार ऑजी डॉलर ट्रेड करने में मैंने 10 मिलियन ऑजी डॉलर ट्रेड किया था। आई रिमेंबर दैट इंस्टेंट। उसके ऊपर मेरे को प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, मेरे को उस चीज़ के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मेरे को ये था कि यार मैं कल शाम को वो पढ़ रहा था इंडिया के अंदर मॉनसून कैसे आते हैं बॉस। एंड दैट वॉज द मोमेंट फॉर मी व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं अब मेरे को ये नौकरी छोड़ के आईएएस की तैयारी करनी है। देन आई रिजाइन और उसके महीने भर बाद में मैंने हांगकांग वगैरह से आ गया। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। इफ़ यू आर, आप जॉब कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई करो। जो कुछ कुछ किताबें हैं लाके उन्हें पढ़ना चालू करो। यदि वो पढ़ते पढ़ते आपको महीने 1.5 महीने के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बॉस गो अहेड विद इट। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको यदि बोझा लग रहा है वो, देन बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे कोई आपके घर वाले कोई आपकी सुने ना सुने, चाहे आपको समाज जो है कोई इज्जत देवे ना देवे, बॉस मत करो। ये ले दे के आपको पहले पढ़ना होगा, पढ़ के आपको एग्ज़ाम निकालना होगा। एंड इट्स नॉट लाइक आप
100 मीटर की वो नहीं है कि आप जो है जैसे रोमन ने बताया था कि नीट आपके 2 घंटे 3 घंटे कैसे गए। भाई ये एक आपकी बड़ी साइकिल है, लंबी साइकिल है, इट्स अ मैराथन, यू हैव टू रन इट लाइक अ मैराथन, एंड मैराथन आप तभी दौड़ पाओगे व्हेन यू एंजॉय रनिंग। तो आपको यदि पढ़ना अच्छा लग रहा है, वो सारी चीज़ें आप एंजॉय करो तो ही आप करो, अन्यथा मत करो। वेरी सिंपल फॉर्म। ज्ञान की ललक होनी बहुत जरूरी है, डेफिनेटली। आप काफी पढ़ने से- में इंटरेस्टेड हो सबसे काफी लोग पहले। मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ज्योग्राफी पसंद आती है, उसमें घुसे रहेंगे, 20 किताब खरीद लेते हैं ज्योग्राफी की। और सी सैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं सी सैट का भी पेपर देख लेना। अगर लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है तो फिर थोड़ा सोच लेना, फिर उसके बाद इसमें एंटर हो। हमारे टाइम में सीसेट चालू हुआ था रोमन, ध्यान हो तो। सबसे पहले हमारा ही आया था। और रोमन जो है उन विलेंस में से है प्रॉब्ली। मेरा तो प्री सीसेट से निकल गया था। नहीं, आई थिंक तेरे 190 प्लस आए थे सीसेट। जीएस में अगर 60-70 नंबर भी आते तो भी चल जाता। 200 प्री की कट ऑफ थी 241, मेरे थे 309 नंबर। और उस टाइम पे काफी हल्ला भी हुआ था, फिर मैंने ब्लॉग भी लिखे थे, मैकॉले पुत्र करके जो है ब्लॉग भी लिखे थे, उस टाइम पे ब्लॉग भी लिखता आपको था। टाइटल दे दिया गया था मैकॉले पुत्र, और फिर वो चेंज हो गया था, 2 साल चला था, 2015 के बाद 15 protest से हुआ व्यवस्था काफी। चेंज हो गई थी। तो नहीं, इसी में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है, सर ने जैसे ये चीज़ बताई कि यू शुड बी वेरी क्लियर, आई फील कि मे बी सर के लिए या फॉर अदर्स इट वाज अ चैलेंज दैट ही टुक अप, IIT IIM देन सिविल सर्विसेज या सारी चीज़ें। अगर यू सी यूपी बिहार का क्राउड, अगर स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, उनके लिए एक मकसद टाइप है वो यूपीएससी। इट्स अबाउट के कहीं से भी है, इट इज समथिंग के जो आपको 20-22 साल बाद भी जिंदगी एक ठीक करने का मौका देता है। नो अदर थिंग गिव्स यू दैट स्पेस ना। आप आके एकदम से आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो सर्विस पे जहाँ पे यू आर डिसीजन मेकर एंड यू कैन चेंज थिंग्स। तो मे बी बिहार, यूपी एंड यहाँ पे जहाँ पे अभी भी एक मकसद की तरह लोगों में है, एक सोसाइटी में, एक फैमिली में, कि दिस इज समथिंग जो हमारे लाइफ का एक पर्पस, गोल हो गया। तो फॉर देम दिस इज नॉट द रीज़न कि वो कर सकते हैं या नहीं, उनको ये है कि आई टेक दिस अप, चाहे कुछ भी कैसे भी सर्कमस्टांसेस है, तो मे बी ध्यान रखो, मतलब तो कि if you are उसमें not फंस enjoying जाते it, हैं वो। आपके चाहे कितने भी सोसाइटल एस्पिरेशंस हो, घर वालों के एस्पिरेशंस हो, चाहे आप कहीं से भी आते हो यार, बट बॉटम लाइन तो ये है ना कि मतलब करना तो पड़ेगा। हाँ, वही सर, वही और फंस सिर्फ जाते जो है हैं। घर वालों के चाहने से या सोसाइटी में इज्जत की वजह से तो नहीं कर पाओगे। नहीं, एक बार भी मैं कर तो तभी पाओगे जब सर 5-6 साल बाद रियलाइज होता है कि नहीं कर पाए। नहीं, बट जैसे मैं सिंगापुर में था अभी, तो माइकल फेल्प्स से टॉक दे रहा था, तो मैं सुन रहा था उसको। तो वेरी नॉन फैक्ट कि माइकल फेल्प्स हैज़ वन मोर मेडल्स देन इंडिया इन ओलंपिक्स एंड लाइक हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। तो वो बोला कि हाँ भाई, थोड़ा ऐसे होता था, वैसा होता था, कोच से लड़ाई होती थी, बट जब भी मैं पानी में होता था तो मेरे को बहुत ऐसे पीस मिलती थी। तो उसका 4 घंटे वर्कआउट करता था और 7-8 घंटे रोज स्विमिंग करता था। तो अब अगर आपको मान लो स्विमिंग ही पसंद नहीं आ रही तो उस बंदे से कैसे कम्पीट करोगे? वो वाला लिमिटेड पॉइंट है यहाँ पर कि मतलब वो तो नेसेसरी कंडीशन है, इट्स नॉट सफिशिएंट कि सिर्फ आपको पढ़ाई में मज़ा आ रहा है। आपको शायद आंसर राइटिंग, जैसे इनकी रैंक 250 से 1 हो गई बिकॉज ही वर्कड ऑन इट, बट वो नेसेसरी कंडीशन तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। सर काफ़ी लोग हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, दे आर व्हाइल दे वर इन प्रिपरेशन, उनको बिल्कुल पढ़ाई नहीं अच्छी लगती थी, पर उन्होंने एग्जाम निकाल लिया। उनसे जरूर पूछना चाहिए कितने लोग, किस लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगली बार उनको भेजना सर लिटरली उनके नाम बताना रोमन को, सर अगली बार उनको काफी लोग हैं, भेजना। उनको पढ़ाई जैसे लिटरली वो मेरी भी शक्ल देख के लगेगा एप्टीट्यूड यार, इतना अच्छा होगा उनका, मेरी भी अगर एम्स में तो मेरे को देखते कभी गिटार बजा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी ये पार्टी कर रहा है, तो वो तो देख के मेरे को भी लगेगा कि शायद नहीं पढ़ता। उससे सर एक लॉजिकल स्टैंड सर मैंने निकाला कि इंजीनियर डॉक्टर्स डोमिनेट दिस एग्जाम मोर या 180 में से आई थिंक मेरे को तो डेटा भी याद है, हम 27 डॉक्टर थे और 110 इंजीनियर थे। सर तो उससे सर एक चीज मैंने निकाली कि इस एग्जाम में अगर आप रिगर है और आप उस रिगर को कॉलेज में, अपनी लाइफ में, स्कूल से लेकर अगर आप टेस्ट कर पा रहे हो और अगर आपकी लाइफ बहुत ईजी रही है, क्योंकि सर कुछ लोग कहते हैं 40% जिसके 12th में नंबर आए तो उसने एग्जाम निकाल लिया, वो सर अपवाद है, वो रूल नहीं है। बट सर जो लोग रिगरस अपनी लाइफ स्टाइल जिए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर, तब पढ़ने की इच्छा ज्यादातर ना वही हो। कंचंग आ रहा है। तब जैसे मैं 10th तक तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था ना, मैं तो बिल्कुल ही आवारा लड़का होता था। प्ले स्टेशन खिला लो, क्रिकेट खिला लो, 10th तक तो उस अगर मेरे 10th के मैट्रिक से जज करोगे, पढ़ाई नहीं करी ना कभी, मतलब ऐसा है कि इस चीज को आई थिंक अदरवाइज ना लें कि ये एग्जाम कोई बायस्ड है टुवर्ड्स इंजीनियर्स या डॉक्टर्स, ऐसा नहीं। आई थिंक इंडिया में बात सही है, लेकिन यार देयर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर आप यदि इंटेलिजेंट बच्चे हो, 10वीं क्लास में बाय एंड लार्ज आपके अच्छे नंबर आएंगे, 10वीं क्लास में आने के बाद में आप साइंस ही लोगे, तो दैट इज वाई वो फिल्ट्रेशन वाला लगता है। अब जैसे ये एनसीएफ
तो कल परसों न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क अपना जो आया है, इसके अंदर अब ये मोडस ऑपरेंडी चेंज होगी कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रीम्स आपके इलेक्टिव्स होने लग जाएंगे कि 16 में से कोई भी आप इलेक्टिव जैसे उठा बाहर वहाँ होता पे है प्रॉब्लम भी दिस थिंग माइट या चेंज, बायो प्लस म्यूजिक, बट अभी तो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्ट है ना यार, बच्चा जी सर, इंटेलिजेंट जी है, ज्यादा नंबर है तो साइंस ही दिलाना, सर 12th तक सर यही कहते साइंस हैं दिलाना है तो या तो कल तुम इंजीनियर बोलोगे बनेगा कि या डॉक्टर एनटीएससी लड़का स्कॉलर ये कहते निकाल हैं, रहे engineer, हैं, doctor। कल को बोलोगे केवीपीवाई स्कॉलर निकाल, दे आर ऑल फिल्ट्रेशन ऑफ। इसमें जुनैद सर ने जो बोला कि यूपी बिहार वाला क्राउड डिफरेंट मोटिवेशन के साथ आता है, तो आई रिमेंबर सिलेक्शन के बाद गांव गए तो पूरा वो गांव में पता नहीं कैसे वो पूरा जुलूस निकल गया बेसिकली, वो गाड़ी वो विंडो से सबके बाहर साथ हुआ है, निकल- हाँ। सबके साथ हुआ है। तो एंड आई रिमेंबर कि एक आए और वो गाड़ी के बोनट पे बैठ मतलब ऐसे झुक के रोने लग गए। मैंने उनको कभी नहीं देखा, मेरे गांव के कोई बुजुर्ग थे, तो मैं बाहर गया, मैं कहा, क्या वो गले लगा के रोने लगे, तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया, ये कर दिया। सो मतलब उस लेवल का उनको है, और जब उनके बच्चे वो देख रहे हैं तो उनको लगता है यार हम भी अपने बाप को ये सुख दें। और लिटरली ऐसा हुआ है कि मेरे सिलेक्शन के बाद 5-6 लड़के मेरे गाँव के अब वो मुखर्जी नगर आ गए, ये सब और वो मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक है। मैं सच में चाहूँ तो मैं उनको रोकना चाहूंगा कि यार well I differ, that might not be problematic, you might have just shown them the right way of achieving what they could have achieved in the their thing life. is they have been appearing for so wrong तब many होगा जब उनका उस चीज में पढ़ाई उनसे होने रही हो, फिर भी वो उस चक्कर में लगे रहे कि बिकॉज हमने वो देखा ऑर्ड्स ऑफ सक्सेस थे ही नहीं तब लगे रहे हैं। हाँ, पर मे बी यू माइट हैव डन ब्रिलियंट थिंग, उनको मे बी तू वो चीज नहीं होती तो वो अभी भी वहीं पे रह के कुछ वो कर रहे होते, अपना पोटेंशियल ही रियलाइज नहीं कर पाते। हाँ, जैसे कल्पना चावला का जब इंसिडेंट फेमस हुआ था कि वो वापस आ रहे थे, उससे काफी लोगों ने एस्ट्रोनॉट बनने की, उससे पहले तो पता ही नहीं था कि पता ही नहीं था बन actually। सकते हैं। मैंने भी फिल्मों में पहली दिखते थे, बार उसके देखा पहले था तो सिर्फ फिल्मों में कि दिखते एक थे। इंडियन ओरिजिन की बंदी एस्ट्रोनॉट है, उससे काफी इंस्पिरेशन मिली थी। तो ये तो छोटे छोटे चीजें होते हैं। सर एक और चीज़ मैंने देखी, पर्टिकुलरली राजेंद्र नगर में रहा नहीं हूँ, उधर डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, अट्रैक्शंस और ज़्यादा हैं, बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि सर ये एग्ज़ाम फैशन सिग्नेचर की तरह है। काफ़ी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसलिए करते हैं कि दिखाना है, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। Exactly, ये चीज और जो मैंने वो चीज बोली कटता है वो चीज मैंने बोली कि और और वो असलियत में 5-6 ऐसा साल है, बर्बाद करके ही जाते हैं वहाँ पे। असलियत में ऐसा है कि रिश्ते आ रहे हैं और लड़का क्या करता है जी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उस नाम पर रिश्ते आ रहे हैं। तो यूपी बिहार में ये बहुत ज्यादा है कि लोग इसलिए तैयारी इन सारे मेरा extraneous जब factors सिलेक्शन के- हुआ था तो मैं 22 साल का था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो यूजुअली मतलब दैट इज़ नॉट लाइक इन स्टैंडर्ड टर्म्स की वो शादी की एज है, मतलब किसी की हुई होगी 22 में, बट यूजुअली नहीं होती। तो मेरे पास डेली लेटर आता था, ऐसे मतलब ऐसे चिट्ठी टाइप, पुराने नहीं होते थे अंतरदेशीय टाइप, इसमें 5-6 फोटोज़ होती थी और मेरे घर पे जाते थे लेटर्स कि फलाना कोई राजस्थान के इस गांव से आ रहा है, कभी कोई यूपी से आ रहा है, कभी आ रहा है कि आपका लड़के हमने सुना शादी नहीं हुई। दैट इज लाइक क्या एग्जाम निकालने सर, ये ऑटोमेटिकली और रिजल्ट के 2 दिन बाद इंस्टा पे हर जगह इतना मतलब इतना एक्टिव है ये सब कि रिजल्ट के 2 दिन बाद मेरे पापा को फोन आता है, यूपी के कोई मतलब सीनियर रैंक के अफसर ही थे, आईपीएस थे, और उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला। पापा ने सोचा ठीक है यूपी के हैं तो, एंड आफ्टर 2 मिनट बात करने के बाद वो कह रहे हैं कि अब तो बेटे की शादी करोगे। मतलब ये रिजल्ट के 2 दिन बाद हो गया, वो लिस्ट में से नाम देख के नंबर निकाल रहे हैं। तो इतना ज्यादा एक्टिव है ये सब यूपी बिहार में। एक वेबसाइट है डाउरी कैलकुलेटर, उसमें सबसे ऊपर इसी का आता है। राजस्थान में आजकल क्या हो गया है कि जो लिस्ट आती है स्टेट पीसीएस और आईएएस की, उसमें सबसे पहले लोग अपना वो कास्ट वाला छांट लेते हैं कि ये मेरी कास्ट है। इसमें फिर अब ये पता करो कि ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे ये शादीशुदा है या नहीं है, और फिर बस नंबर पता करेगा, भेज दो इतने रिश्ते। सारे लोगों के तो मैंने ही रेफर करवाया कि मेरे को आता था भाई आपके इस बैच में इसका सिलेक्शन हुआ है, इसका कांटेक्ट वगैरह जो है जुगाड़ के हमारे को तो सर जो है अभी सर एक इंसिडेंट हुआ सर कम्युनिटी, नॉट बाय डिजाइन हम लोग बैठे थे, बट हम लोग की कम्युनिटी कुछ लोग बैठे थे, तो एक फ्रेंड है कह रहा है तुम्हारी इतनी रैंक है हमारी इतनी, हमें सबसे अच्छी, हमें सबसे लास्ट में क्यों कॉल किया इन्होंने। उल्टा देख रहे होंगे ये लोग। तो सर ये डिफिकल्ट है सर, यूथ कैपिटल काफ़ी वेस्ट हो रहा है इस एग्जाम में, तो उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए? क्योंकि सर एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए कि प्री आप एक बार निकाल लो, फिर आप 2 साल तक एग्जाम मेंस दे दो, यूज कर लो प्री का जो बस क्वालिफिकेशन। प्री एक बार निकालो पर अगले 2 मीन्स दे सको, और काफी सारे एग्जाम्स साइकिल शॉर्ट होता है, कर हो सकती है। जैसे काफी सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि एक बार वो क्रैक कर दिया तो 5 साल के लिए स्कोर वैलिड होता है, 4 साल के लिए जीमैट जीआरई। मतलब क्योंकि प्रीलिम्स ही मुझे लगता है सबसे अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है, मेंस वगैरह थोड़ा कंट्रोल किया जा हमारा सकता तो है। आराम से निकल जाता है। वही नैक है। रिलेट नहीं तू विलेन था, तेरी वजह से जो है अभी तेरे जैसे लोगों की वजह से वो कट ऑफ हुआ, रिलेट नहीं कर सकता। सर अब गिर रही है सर, क्वालिफाइंग हो गया सीजन तो 87 मेरे इतने नंबर थे ना, 70 लोगों का और निकाल देता, सबको एक एक नंबर दे देता, हमारा 70 नंबर ऊपर था, नहीं है। अच्छा, एक प्रिपरेशन के दौरान ये और प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि सर ये मेरा छोटा सा चैनल है, इस पे मैंने कुछ डांस वीडियोस डाले, दे हैव टेकन ऑफ, तो मैं ये कर लूँ क्या? ये अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया था। अब उसमें एडवाइस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं उसे उस दिन मना कर रहा हूँ कि नहीं तू इसको छोड़ के यूपीएससी की तैयारी कर, मे बी ही कुड हैव हैड अ ग्रेट डांस करियर, आई डोंट नो, तो
तो एक फिल्टर जो मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को देता हूँ वो यही प्रीलिम्स वाला जो आप कह रहे थे। 2 बार प्रीलिम्स में अगर आपका नहीं हो रहा है और स्कोर बहुत पीछे है, आप 30 नंबर 35 नंबर से चूक रहे हो प्रीलिम्स कट ऑफ को, तो फिर आप छोड़ दो, फिर आप मत दो, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। गिव योर ऑल्टरनेट करियर वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, क्योंकि दूसरी चीज़ों में इतना डेमोक्रेसी आ गई है, इतना डेमोक्रेटाइज हो गया, कंटेंट क्रिएशन है, चाहे कुछ भी है, फेमस होना इज ईजी। तो वो एक ऑल्टरनेट करियर स्ट्रीम आप बना सकते हो जल्दी, टाइमली। अभी इसमें हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि भाई हाइप है और बहुत ऐसे रो रहे हैं लोग कि सिलेक्शन हो गया और शादी के लिए ऐसे 200 रिश्ते आ रहे हैं, सब तो चलो थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए। बट जैसे प्रिपरेशन के टाइम मेरे को तो याद है, तो काफ़ी ऐसे एंग्शियस रहता था, 1-2 बार नींद भी नहीं आई थी मेरे को। तो दिल्ली इलेक्शन भी चल रहा था उस टाइम, मेरे को तो आज भी याद है, जब हमारा जो मेंस हुआ था, 1 दिन की छुट्टी दी थी, 2 बार सरकार बदली, केजरीवाल जी का इलेक्शन चल रहा था उस टाइम। तो मतलब सब ऐसे एंग्शियस थे, सब केओस में थे। तो अपने अपना थोड़ा कुछ, क्योंकि रियलिटी थोड़ा बाहर जाए तो थोड़ा ऐसे लोएस्ट पॉइंट भी बताओ कि प्रिपरेशन के टाइम पे कि भाई बिल्कुल ही गिव अप हो गया लाइफ से, या फिर नहीं पढ़ना, या फिर छोड़ देते हैं क्या है। क्योंकि अभी पूरा सारे वैसे भी हाइप कर रहे हैं, हम और उस पर नहीं, और मतलब हाइप कर दें उसको। डेफिनेटली मैंने इनफैक्ट हाँ बोलो, मैंने तुमने तो अभी दिया है तो बताओ पहले। इस पे एक्चुअली की है मैंने और वीडियोस में बात, और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि ग्लैमर तुम सिलेक्शन के बाद वाली चीज़ देख रहे हो, लेकिन प्रोसेस में जो चीज़ें हम सफ़र करते हैं वो जानना ज़रूरी है। शायद आप जैसे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल लेते हैं, काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों ने, क्योंकि वो सॉन्ग की तरह होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे लगता है सबका सॉन्ग की तरह होता है। विलेन बना रखा है। नहीं बट स्टिल मतलब एक्सेप्शन है सर। आपने कहा कि 1-2 रात नींद नहीं, मैं 14 रातें मैंने ढंग से नहीं, मतलब 2-3 घंटे सोया हूँ। और मुझे याद है मतलब एटलीस्ट 14 में से 10 रातों में मैं झिझक के उठाऊंगा। जब रिजल्ट आया था बेसिकली 14 दिन बाद प्रीलिम्स था, और रिजल्ट के एंग्जाइटी में आप पढ़ नहीं पाते हो, तो मैंने प्रीलिम्स की कोई खास तैयारी की नहीं थी, और 14 दिन बाद प्रीलिम्स था, सबने सजेस्ट किया छोड़ दो, पर मुझे लगा छोड़ दिया तो फिर 1 साल इस फेलियर के साथ जीना पड़ेगा, तो देना है, ये डिसाइड किया। अब वो 14 दिन और वो 14 रातें कैसी कटी हैं मुझे पता है, मतलब लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, एंड आई डोंट वांट टू सी दैट फेज अगेन इन माई लाइफ, क्योंकि वो 14 दिन खाने का कुछ सुध नहीं था। आई वाज लिटरली टॉकिंग टू पीपल, मतलब ज़ॉम्बी मोड था मेरा ऑन। मैं वो दोबारा नहीं जीना चाहता अपनी लाइफ में। आई विश कि कभी वो ना आए, बिकॉज वो इतना ड्रेडफुल था, और उससे पहले मैंने कभी नहीं जिया। कि 14 रातें ऐसी थी कि मतलब मैं झिझक के उठ जाता था, और मैं पेरेंट्स के साथ ही सो रहा था, बिकॉज मुझे अपने कमरे में सोने में डर लग रहा था। मेरा साइकी इतना डिस्टर्ब ये था। रियलिटी है एग्जाम की जो सुन रहा है। नहीं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है भाई साइकी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो इससे कैसे कोप अप किया जाए? जैसे रोमन आप ही इस पे आंसर करो, क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ पे रिसर्च भी किया है एंड आप डॉक्टर भी हो। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, अभी ये बहुत बड़ी समस्या है कि मेंटली दे आर फीलिंग वेरी लो, तो उससे उबरना कैसे है? सही रास्ता क्या है? सबसे पहले तो गौरव की बात बोलूँगा भाई, अगर पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था तो परमानेंटली डिप्रेशन का वो जा रहे हो आप उस तरफ, बिकॉज यू आर डूइंग 8 hours या 10 hours a day वट एवर 6 hours, जो आपको पसंद ही नहीं करना, तो मैं ही परेशान हो जाऊँगा। अब मेरे को बोलो कि भाई कबड्डी खेलो रोज़ 6 घंटे, जो मेरे को नहीं आती खेलनी, तो मैं परेशान हो जाऊँगा। सबसे पहला तो उसका उपाय वही है कि ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब लव हो जाना चाहिए स्टडीज़ से कि यार उससे तो बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं, मूवी छोड़ो हम तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे, वैसा तो होता नहीं। क्योंकि जैसे ही मैं लवासने जाता हूँ सब हिंदुओं को पढ़ते हुए मेरे को दिखता नहीं है, तो रियलिटी तो वो है। बट हाँ मतलब इट शुड नॉट बी लाइक अ हेट्रेड कि वो इसको पढ़ने में बहुत लोड आ रहा है, बहुत वो है। और दूसरा अपना कुछ ना कुछ फिगर आउट करके रखो, मतलब ऑल्टरनेट सोर्स। अब मेरे लिए गिटार था, मैं आधा घंटा बजा लेता, काफ़ी खुश हो जाता था, बहुत मज़ा आता था मेरे को उसमें, सिर्फ आधा घंटा ही बजाना होता था। या फिर कोई टीवी सीरीज़ लगा ली, उसका एक एपिसोड देख लिया। आजकल तो काफ़ी एक्सेसिबल है, या कोई आपका दोस्त है उससे 1 घंटा गप्पे मार लिए। कोई लोग क्रिकेट खेलते हैं, गौरव में जैसे अब वीकेंड्स पे क्रिकेट खेल लेते हैं, तो उसको मत छोड़ो। मतलब जैसे इनके साथ जो हुआ 14 दिन, वो लोग कई बार के 1-2 साल वैसे निकाल देते हैं ज़ॉम्बी मोड में, कि किसी से बात नहीं कर रहे, कोई दोस्त नहीं है, कोई बाहर खाना खाने नहीं जा रहे। क्योंकि परसेप्शन ऐसा बना रखा है कि अगर तुम इस सिन एक्टिविटीज़ करोगे कि बाहर जाके मूवी देख ली, या कोई रेस्टोरेंट में चले गए, या कोई दोस्त है, या फिर समझ लो कोई रिलेशनशिप में हो, तो पता नहीं तुम्हारा तो निकल ही नहीं सकता। तो वो जो ये इसके अराउंड जो परसेप्शन बना रखा है कि यू हैव टू सफ़र टू क्रैक दिस एग्जाम, आई थिंक वो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना रखी है कि अगर खुश लग रहा है ना कि यार मेरे तो यार मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं और मेरे तो लक्ष्मीकांत भी अच्छे से याद हो जाती है, पता नहीं लोग क्यों रोते रहते हैं मेरे चारों तरफ। ज़रूर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो लेट मी टेक मोर मिजरी ऑन माई सेल्फ, दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये तो है सर। एक चीज़ है, मतलब ऑन अ ब्रॉडर नोट हम लोग देखें कि सर लिटरली आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप अपने मम्मी पापा से शेयर कर रहे हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ। आप डेलीकेट नहीं कर सकते हो, आपके खुद के सॉरोज होंगी, मिजरीज होंगी, आप रीच आउट कर सकते हो लोगों को, दे विल हेल्प यू आउट, बट अल्टीमेटली सर आप ही को डिसीजन लेनी है टू पुल योर सेल्फ अप। और सर काफ़ी सारी चीज़ें जब बुरी होती है लाइफ में या अच्छी भी हो रही होती है, अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ इट और डिसएडवांटेज ऑफ इट। और सर लोग अगर बुरा बोल रहे हैं, सर आपको फ़र्क पड़ेगा, बट उनको नेक्स्ट मोमेंट में वो अपनी लाइफ जीने लगेंगे।
तो लाइफ आप अपनी ऐसे जियो कि फुल ओनरशिप के साथ, पहली चीज़। सर दूसरी चीज़, मैंने प्री के टाइम में बहुत लो मोमेंट्स आए, मेरे प्री हमेशा निकला है, मेंस नहीं निकलता था, मुझे डर लगता मैं पीटी मास्टर ना बन जाऊँ कि पीटी निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा, वो बहुत बड़ा एक्लीज हो गया था मेंस का। बट सर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उनके लिए जो प्री नहीं निकाल पा रहे हैं कई साल से, क्योंकि सर अगर पहला प्री नहीं निकला तो सर घर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है, अगर एक बार निकला तो 2 साल तक सिक्योर भी हो जाता है इन्वेस्टमेंट की लड़का या लड़की निकाल लेगी। तो आपको थोड़ा सा इसमें ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा अपना इकोसिस्टम कि जहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल हो वो कंपटीशन को रेज करें, हेल्दी कंपटीशन को, क्योंकि सर ज़्यादातर लोग हैं सर इस अड्डे में, मक्का में, ORN के, जहाँ पे सर पढ़ाई के टाइम में नेगेटिव कंपटीशन बहुत डेवलप होता है, अनहेल्दी कंपटीशन, और वो सर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सर मिसगाइड करते हैं लोग, डेलिबरेटली मिसगाइड करते हैं, नॉन अनविटिंगली कि भाई नहीं गलत बता दिया, सर जानबूझ से गलत बताएंगे, कहेंगे और सर जो लेजेंड पढ़े हुए हैं इधर वो कहेंगे यार तुमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। प्री में तो वाला सवाल आया है, वो NCERT का नहीं है, वो दूसरी किताब का जो UPSC अगले साल नहीं पूछेगा, पर वो लड़का पढ़ने लगेगा उसको। सर ये पुलिंग डाउन की टेंडेंसी से सोसाइटी में बाई लार्ज है, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग कैसे अपना फ्रेंड सर्कल बनाए जहाँ पे हम लोग का कंपटीशन हेल्दी हो रादर देन अनहेल्दी, इससे से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। सही सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वाला मेरा भी मुझे बड़ा याद है कि जब होता था तो स्टार्टिंग में तैयारी की तो हम हेल्थ पे अपना फोकस नहीं करते, पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं कब सो रहे हैं, तो माय हेयर स्टार्टेड फॉलिंग उस टाइम पे, स्टार्टिंग में काफी हेयर फॉल हो गया। अभी तो सही लग रहा पहली है कैजुअलिटी लग तो नहीं रहा कभी हेयर फॉल UPSC की तैयारी में पहली कैजुअलिटी बाल होती है। मैं भी वही ढूंढ रहा था, इसका हेयर ये हेयर फॉल है तो अगर मैं जनरली क्या एक परसेप्शन भी है ना तैयारी का कि जब तक सेल्फ इन्फ्लिक्शन नहीं होगा, जब तक आपको खुद ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आप डिप्रेस्ड हो या चीज़ें हैं, तब तक लगता नहीं है कि तैयारी चल रही है। तो मेरा भी जब मैंने स्टार्ट किया तैयारी तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लीप सब साइकिल डिस्टर्ब हो गई, तो उसमें हेयर ग्रोथ पूरी अफेक्ट हुई, झड़ने लगे, पूरे बाल हेयर फॉल होने लगा था। कहाँ से हेयर फॉल नहीं चल रहा था अभी तो फिर मेरे हेयर अभी 60 की उम्र में तो बहुत कुछ रिकवर हो गए फिर। तो उसके बाद मेरा एक आदत थी ना कि मैं सुबह में उठता था तो फ्रेश होके शेव वेव करके आराम से कपड़े चेंज करके आई यूज्ड टू सेट पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा सा लगता था आप कर रहे हो। तो एक टाइम के बाद मैंने केम टू दिल्ली और यहाँ पे कर रहा था तो सेम रूटीन में था, तो मेनी पीपल कमेंटेड ऑन दिस पार्ट, यार तैयारी करी बट पता नहीं चल रहा है, एटलीस्ट बाल उड़े होने चाहिए, दाढ़ी वाड़ी बड़ी होनी चाहिए, शुड लगना चाहिए ना, हाँ दाढ़ी के लगना चाहिए तैयारी चल रही है। तो वो इन्फेक्शन का जो पार्ट है वो रहता है, वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो आई फील जो आपने बोला ना गिटार का एंड समथिंग, वो हॉबी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी मुझे एक इंसिडेंट याद है 15 वाला, मैंने मेंस फेल किया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बॉम्बे में था उस टाइम पे। आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, मैं कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई प्लान नहीं, मैं आया दिल्ली से मैं हिमाचल गया, खीर गंगा ट्रैक पे गया, वहाँ से वापस आया और फिर मुंबई गया। अराउंड 4-5 डेज में कुछ नहीं सोच रहा था, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ, नो प्लान नथिंग। एक ट्रैक किया फिर वापस गया, थोड़ा सा टाइम मिला रिकवर करने का, रेजुवेनेट हुआ। तो अपने आप को क्लोज नहीं करना चाहिए। व्हेन यू फेल तो ऐसा होता है कभी कभी आप बिल्कुल अपने आप को वो कर लेते हो, तो इट्स बेटर टू हैव अ ग्रुप ऑफ कंपनी जो उसमें भी आई थिंक वीकली बेसिस पे तो नहीं, बट अगर 30 दिन है मंथ में तो 1-2 दिन तो यार आप मतलब थोड़ा रिलैक्स कर लो, 1 डे अ मंथ, 2 डे अ मंथ तो फॉर श्योर कुछ ऐसा कर लो, थोड़ा लाइट ले लो, 4 घंटे पढ़ लो या जो भी है, मतलब थोड़ा बहुत। वरना क्या है कि पता नहीं परसेप्शन ऐसा बना रखा है कि 365 into 24/7 टाइप का प्रिपरेशन है, दैट विल बी लाइक द वर्स्ट आइडिया। रोबोट तो है नहीं हम, मतलब कि भाई रात में इसमें भी ना जैसे यू नो सो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का सोर्स तो आपका वही रहेगा कि मतलब आपके जब तैयारी कर रहे होते तो एकेडमिक उससे आता है, तो उसमें आपको यदि मिनिमाइज़ करना है, आई मीन सो उसको एक तो ये है कि आप सोर्स से ही मिनिमाइज़ करो, और दूसरा ये कि आप ऑल्टरनेट आपके लाइफस्टाइल के थ्रू उसका इम्पैक्ट आप मिटिगेट करो। तो ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल के थ्रू मिटिगेट करने में लाइक दीज थिंग्स लाइक गिटार और मे बी एनीथिंग टू अनवाइंड योरसेल्फ। जैसे मैं रनिंग करता था, तो ये चीज़ तो आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। सोर्स का काम आपको यदि करना है, सो आपको लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी ब्रूटल, बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। पहली चीज़ तो यही है कि जैसा पहले अपना डिस्कशन हुआ था यार कि इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग इट देन बॉस आपको लाइक समवेयर यू विल हैव टू टेक दैट हार्ड कॉल। सेकंड ऑल्सो चीज़ ये है कि यार अ मेजर पॉइंट ऑफ स्ट्रेस कम्स जब अपना पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता, दैट इज़ एक्चुअली द लो पॉइंट। वहाँ से आपको यू नीड टू लाइक वर्क स्मार्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्डर,
यू नीड टू वर्क स्मार्टर, एंड स्मार्टर वर्क आपका सबसे पहले लाइक यू विल हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि बॉस ये मेरे से गलतियां हुई हैं। फूल की डेफिनेशन होती है ना कि डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो यदि आप वो चीज़ें कर रहे हो एंड बिट्स एंड पीसेस के अंदर आप आपका एक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हो टू टेस्ट आउट वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग और नॉट। जैसे मेरे केस में था कि मेरी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम थी तो मैं टेस्ट देने लग गया कि 25-30-40 जो है मैंने टेस्ट दे दिए थे। तो इस तरह से आपकी जो भी आपकी इश्यूज पकड़ में आपको आ रहे हैं उनके ऊपर आप वर्क करो एंड हैव दैट फीडबैक मैकेनिज्म जहाँ से आपको पता लगता रहे कि ओके वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो जैसे आपका वो चीज़ आपको रियलाइज़ होने लग जाएगी ना कि बॉस अब मैं राइट ट्रैक पे हूँ, आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेस एकदम ख़त्म ही हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड एडवाइस। सर इसमें एक चीज़ बोलेंगे, थोड़ा सा एक लेयर और है। व्हेन वी एनालाइज दिस एग्जामिन दीज स्टेटमेंट्स जो आपने बोली सर, काफ़ी साल हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, काफ़ी लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते, नॉलेज ही एक्वायर करते रहते हैं, लिटरली उनका नॉलेज एक्विजिशन होता है सब। बट मैंने रियलाइज़ करा अपने 3 वाला जो चौथा अटैम्प्ट है कि नॉलेज एक्विजिशन का विद रिस्पेक्ट टू सक्सेस और विद रिस्पेक्ट टू आउटकम से 10 से 20% है। एक मार्जिनल नॉलेज आपको मिलेगी, बट उस नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल प्री में टिक लगाने हैं, मेंस में 250 वर्ड लिखने हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे तो आपको बोलना आना चाहिए। बट सर वो उसका रिटर्न मैंने देखा 60 से 70% है। जैसे आपने बोला कि मेंस में वर्क किया, बट सर काफ़ी लोग रियलाइज़ ही नहीं कर पाते, उनको लगता है ये एग्ज़ाम पूरा नॉलेज का ही है और सिर्फ नॉलेज का है, तो वो लोग सर पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं। वही है कि मतलब नॉलेज तो ले दे के आपको ने स्क्रिप्ट ही तो नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी है। एक अच्छी कहानी होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि पिक्चर आपकी हिट हो जाएगी। पिक्चर हिट होने के लिए यू नीड दैट प्रॉपर एडिटिंग एप्लीकेशन, आपको अच्छे डायलॉग अच्छा डिलीवरी एक्टर चाहिए, अच्छा डायरेक्टर चाहिए। वही वो एस्पिरेंट्स में वो संदीप भैया जो लेट वाले होते हैं, एक तो आपके पास एक तैयारी कर ऐसा मेंटर होना चाहिए जो अनकंडीशनल फीडबैक, वैसे वाले नहीं जो तुम बता रहे थे कि जो पीछे खींच जी लेंगे, सर, टांग है खींच बहुत लेंगे। सर, बहुत है सर। बट ऐसा मतलब कि जिसका आपकी सक्सेस में एटलीस्ट अगर वो पॉजिटिव ना हो तो नेगेटिव ना हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो उसके थोड़ा बहुत 2-3 लोग तो ऐसे होने चाहिए लाइक माइंडेड, जिसने मेंस निकाला है, इंटरव्यू दिया है। और इसका एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे IIT में नहीं निकलेगा आपका तो 12th खराब होगा, उसके बाद 1 साल खराब होगा, तो मतलब आप कितने साल के, 18-19 साल के, यू कैन बाउंस बैक। अब प्रॉब्लम है कि पहले 4 थे, 6 हो गए, फिर आई एम श्योर वो उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, ये इकोनॉमिक्स में पता ही होगा। तो यहाँ पे अब 3 अटैम्प्ट दे दिए, 2 अटैम्प्ट। मान लो गौरव की बात है कि भाई जो 6-7 बार थीम रिपीट हो चुकी है कि आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में पता चल जाएगा, उसमें लगेंगे 3 से 6 महीने। क्योंकि शुरू में तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ वर्ड एग्जिस्ट करता है यही नहीं पता था, और मैं एम्स का डॉक्टर हूँ कि भाई ऐसी कोई किताब होती है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में क्या फ़र्क होता है, कुछ नहीं पता होता, ज़ीरो। तो 3 से 6 महीने तो बेसिक भूमिका NCERT पढ़ने में। अब 2-3 अगर 2 साल के बाद भी आपको पता चल जाए ना कि एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है, और हो सकता है आपका प्री क्लियर हो जाए, मैं नहीं कह रहा, जैसे एक तो है कि प्री में इन्होंने बोला कि 40-40 नंबर से छूट रहा है तो प्रश्न ही नहीं उठता, बट कई लोगों का हो जाता है प्री क्लियर फॉर कि भाई थोड़ा अच्छे हैं, MCQ सॉल्विंग आर्ट आती है, वो भी एक आर्ट होती है, तो वो कि अच्छे गोले मारना कि भाई कौन सा है कि नहीं। तो उस टाइम पे भी अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉल ले लो कि भाई मैंने 2 साल दे दिए, मेरे को आगे 4-5 साल नहीं देने, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, ये टफ डिसीजन लेने की। क्योंकि 2 साल में आपको पता चल गया, जैसे गौरव ने बताया कि पढ़ने आपके बस की बात नहीं है उतना, ना आपकी कोई रुचि होती है। सुबह उठ के, जैसे मेरे को तो बहुत वैसे सुबह उठ के लाइट बल्ब जलता था कि यार ज्योग्राफी पढ़ते हैं आज, तो 1-2 सब्जेक्ट हेट करता था मैं, ऐसे नहीं कि तो सारे ही पसंद थे, बट 70-80% सब्जेक्ट मेरे को जनरली अच्छे लगते थे, पॉलिटी ये सब कुछ, हिस्ट्री वगैरह, कुछ आर्ट एंड कल्चर में रटना पड़ता था मिडिल में, वो सब बुरा लगता था। बट बाई एंड लार्ज सुबह उठ के ऐसा लगता था कि यार अच्छी ज़िंदगी है, कुछ सीखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोगों की शक्लें ऐसे उतरी हुई रहती है कि पता नहीं कहाँ उनको, मतलब मैं पत्थर तोड़ने के लिए भेज रहा हूँ, ऐसे नहीं होता 18th सेंचुरी में स्लेव प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं, तो गन्ने काटने पड़ेंगे, तो बिल्कुल वैसी शक्ल लेके जाते हैं, जबकि दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनके ऊपर ऑलरेडी 2.5-3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, दिल्ली में रह रहे हैं तो वो सब कुछ है। तो यू रियलाइज़ कि बिल्कुल 2 मेरे वो हैं इसमें मतलब थॉट्स कि, तो सुबह उठ के पहला थॉट क्या आता है कि भाई यहाँ से भाग जाएं, तो वो रॉ थॉट आएगा आपको शुरू के 5-10 मिनट में सुबह उठते ही, वो अनफिल्टर्ड थॉट आता है कि भाई क्या मैं कुछ और कर सकते। जैसे इन्होंने बोला ना कि मेरे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर ट्रेडिंग की बजाय आज ये जानना था कि मॉनसून कैसे आते हैं, तो वो रॉ थॉट है। और दूसरा भाई आप शावर वगैरह ले रहे हो तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। हाँ, तो मैं कि भाई जो आपके रॉ थॉट्स आते हैं सुबह उठ के आपको, अगर वो आपको एटलीस्ट, मैं नहीं बोला रोज़, 10 में से 7 दिन ये नहीं लगे ना कि प्रिपरेशन इज़ वर्थ इट, तो आपको छोड़ देनी चाहिए। ये बिल्कुल ऑनेस्ट टेस्ट है, और ये आप मतलब बाकी सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने घर वालों को, वाइफ को, हस्बैंड को, बट खुद को बेवकूफ़ बनाना सबसे हार्ड होता है इस मामले में। इनफैक्ट यार रोमन, मतलब मैं तो ये कहूँगा यार कि ये जो चीज़ तूने कही है ना कि यू नो डीप डाउन विद इन
Yeah. कि बॉस क्या चीज सही है, 2 महीने में पता चल जाएगा एंड दिस इज एप्लीकेबल नॉट जस्ट इन द प्रिपरेशन पार्ट इन लाइफ बट इन लाइफ। चाहे आपके सामने कैसा भी बड़ा डिसीजन है, कितना भी बड़ा डिलेमा हो, यू वुड ऑलवेज नो डीप डाउन योर हार्ट कि क्या चीज सही है, कॉन्शियस कॉल होता है सर। अच्छा, गट एंड देन इट्स अबाउट फॉलोइंग दैट, हैविंग द करेज टू एक्सेप्ट इट एंड देन टू फॉलो। ज़्यादातर लोग कन्फ्रंटेशनल नहीं होते, तो माँ बाप ने बोल दिया ना अपनी ज़िंदगी के 8 साल दे देंगे, बट वो एक 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे कि भाई मेरे बस की बात नहीं यार अब जैसे लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब यू नो मेरे पहली बार मेंस के अंदर कम नंबर आए थे, ओके, कम नहीं थे सर, 250 रैंक हाँ स्टिल जो है, बट तब जो है सपने पूरे हो जाते हैं वहाँ पे। आप बोल रहे हो आपका स्ट्रगल चल रहा है। बट पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार कि उस समय ना मेरे अंदर पहला जो थॉट आया था ना, वो आया था नेगेशन का, वो आया था एरोगेंस वाला कि यार जो एग्जामिनर है वो बेवकूफ़ है, जो मेरे इतने अच्छे आंसर्स को समझ नहीं पा रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, एग्जामिनर यहाँ पर है। क्या बात है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि Right. बहुत सारे लोग ये करते हैं। एंड वो उस एरोगेंस को सबसे पहले उस चीज को एक्सेप्ट करना कि भैया एग्जामिनर तो वही रहेगा, नंबर मेरे को लाने तो मेरे को इस लेवल पे आना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को ये चीजें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी तो पड़ेंगी। मतलब ये है कि आप अपने, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फेलियर को जस्टिफाई करने लगते हैं कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। डॉक्टर अब जैसे बीच में ये चैट जीपीटी आया कि चैट जीपीटी हैज फेल्ड यूपीएससी, अब वो दुनिया भर का शेयर हो रहा है, सब लोग अपने फेलियर को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रीलिम्स फेल कर देगा बट मेंस को फ्लाइंग तरीके से जो पास करेगा, मैंने एक डाला था उसके अंदर टॉपर बनेगा, टॉपर। मतलब वही बात है बेसिकली, द थिंग इज कि वो प्रोसेस को ब्लेम करना कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सारी चीजें अवॉइड करके 2 मिनट बैठो और सोचो कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, गोले Definitely. भरने हैं, तो ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, तो प्री का एक ही सही आंसर होगा CD। बट ये जहाँ पे भी मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट आ जाते हैं तो इट्स लाइक सेइंग कि भाई क्रिकेट की बाउंड्री 75 मीटर की क्यों है, 45 की क्यों नहीं, 45 की होती तो हमारे बॉल पे चक, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब रूल तो सेट है आपके, और तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द मेंस एग्जामिनर। अब वो कल को कुछ और चेंज हो जाए, कुछ और चेंज हो जाए तो बहुत डायनेमिक रहता है। सर एक एस्पिरेंट सर्कल में बहुत ज़्यादा देखा है कि स्टार स्टडेड होते हैं, हम लोग ही उनके स्टार बन जाते हैं। तो जब भी इंटरेक्शन हुआ है वो ज़्यादातर मोस्टली सजेशंस लेने नहीं आते, वो वैलिडिटी चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं क्या ये वैलिड है। रीअश्योरेंस चाहिए रहता है हर मोमेंट में, हर पॉइंट में। थोड़ा सा सर इससे बचना चाहिए कि जो आपने सोर्सेज डिसाइड कर लिए पढ़ने के लिए, और ह्यूमन टेंडेंसी सर। होती है साइकोलॉजी में कि मतलब यू ओनली वांट दोज पीपल अराउंड यू जो आपका बिलीफ रीइंफोर्स करते रहे, कंफर्मेशन बायस बोलते हैं इसको। और अगर कुछ मान लो इसके उससे कॉन्ट्रारी इन्फॉर्मेशन आ भी जाती है कि लेट्स से तुम मान के चलो कि लेट्स से फलाना स्टेट के लोग कम पढ़ते हैं और मान लो उसके टॉप 3 रैंकर उसके आ जाए, तो बोले तो एक्सेप्शन है, हमारे वाले अच्छे हैं। तो ये तो मतलब आपको थोड़ा इवॉल्व होना पड़ेगा इसके ऊपर से, बिकॉज वो फिर मतलब कुएं के मेंढक बनने में बहुत कम टाइम लगता है कि 5 सेम ही गाना गा रहे हैं रोज। वो कहते हैं नो व्हेन एवरीवन इज थिंकिंग अलाइक नो वन इज थिंकिंग एट ऑल। तो सर एक दूसरी चीज़ और देखी कि, और ये एडवाइस भी है पेरेंट्स को कि आप क्रिटिसिज्म उन्हीं से लीजिए जिससे आप एडवाइस लेना चाहते हैं। सर बहुत सारे लोग सर इतनी गाली देते हैं, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाते हैं लिटरली। चलते फिरते लोग कहते हैं चेहरे से दिख रहा है ये नहीं निकाल पाएगा। मैं भी इफेक्ट हुआ हूँ कि यही पूरा टाइम वकालत करता रहता है, यूपीएससी तैयारी नहीं कर रहा है, नहीं निकलेगा। मूव ऑन भाई। अब लोग तो कहेंगे उनको तो अपनी लाइफ लीड ऑन करनी है द मोमेंट दे से इट, बट तुम्हारे ऊपर जो डीप इमोशनल स्कार पड़ेगा लाइफ में वो आप पे पड़ रहा है। थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा हाउ टू इंसुलेट योर सेल्फ इन सब चीज़ों से। बट हाँ मतलब ऑल सेड एंड डन, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हंसी खुशी से लाइफ निकल जाएगी प्रिपरेशन की। वो कहने को कुछ भी है, गिटार और स्विमिंग और सब अपनी तरफ है, बट तो एक जैसे वो परफॉर्मेंस एंजाइटी कर्व होता है ना, यर्क्स डॉटसन कर्व, वो ऐसे बनता है, ऐसे साइकोलॉजी में पढ़ाते थे हमें कि भाई बिल्कुल ही एंजाइटी नहीं है तो जीरो परफॉर्मेंस है। कल वर्ल्ड का फाइनल आप चिल मार रहे हो, पब में पार्टी कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। और इतने एंजाइटी की और इतने एंजाइटी होगी, वैसे हाथ कांप रहे हैं और मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे पसीने आ गए तो भी दिक्कत है। तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंजाइटी होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। थोड़ा परेशान होना कि भाई थोड़ा एंक्शियस रहो, थोड़ी स्लीप उड़े, थोड़ा कभी कभार डिप्रेशन में चले जाओ 1-2 हफ्ते कि भाई मेरे मॉक टेस्ट में कब नंबर आए, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मतलब ये नहीं हो रही तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आपका। सर बैटमैन में सर यही बोला था कि व्हेन यू आर ऑन द क्लिफ एंजाइटी विल टेल यू वेयर द एज इज। भाई इससे आगे नहीं जाना है। प्रशासनिक भाषा के अंदर एक शब्द होता है इसके लिए कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। हाँ। तो आपकी एज एन एस्पिरेंट हमेशा स्थिति वही रहनी चाहिए कि थोड़ा सा तनाव
लेकिन नियंत्रण में, ओवरबोर्ड ना चले जाएं। जी जी। तो आपका क्या रहता था? कल वो नियंत्रण के बाहर चले गए ना, 5 छक्के जो पड़े, मोर देन द बैट्समैन स्किल, बॉलर वाज लाइक टेकिंग टू मच प्रेशर। यू कैन सी इन द एग्जीक्यूशन, आई सॉ द हाइलाइट्स उसका, बॉलर वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस। नॉर्मल भी डाल देता तो एक तो मैं सो ही जाता, बट उसका इतना उसने हवा बना लिया कि यार 2 मार दिए, 3 मार दिए, अब मतलब बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर जाता है उस टाइम पे। तो जस्ट डोंट गो इनटू दैट राउट, मतलब ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, बट ज़्यादा से थोड़ी कम हो तो चलेगा, ज़्यादा करने की जरूरत सर नहीं है। फेलियर तो सर पैरालाइजिंग इम्पैक्ट लेके तो आती है। 14 दिन में जैसे राघवेंद्र ने बताया कि पैरालाइज्ड हो गया सर, उससे यही दिखाती है कि आप कितना मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में। वो तो होता है, ब्रॉड के भी 6 छक्के पड़े थे, बट ही इज द बेस्ट जी बॉलर राइट नाउ, मतलब 600 विकेट ऑलमोस्ट ले चुका है, तो उससे निकल के यार वो 600 विकेट ले सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता सर है। गौरव सर ने शायद एक बार बोला था, आई डू नॉट नो ही रिमेंबर इट राइट नाउ, कि ऑस्ट्रेलियन टीम जब सिलेक्ट होती है दे वोंट सिलेक्ट कि कौन कितना सक्सेसफुल हुआ है, दे विल ओनली सिलेक्ट दोज पीपल कि वो कितने बार बाउंस बैक किया अपने लाइफ में। और ये एग्जाम ये टेस्ट बहुत करता है। ये ध्यान नहीं आ रहा, आई डोंट नो मैन, ये ध्यान नहीं आ सर रहा। था, आई डोंट नो। एक चीज जरूर है, क्रिकेट प्रेमी तो है ही ना, सो ये Rule out चीज नहीं कर एग्जैक्टली कही थी कि नहीं कही थी मेरे को ये ध्यान नहीं है, बट एक चीज जरूर है, इंडिया के जितने भी कैप्टन्स रहे ना, कैप्टन्स में तो मैं सबसे ज्यादा दादा को ही अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज उन्होंने टीम को बाउंस बैक करना सिखाया, उन्होंने टीम को फाइट करना सिखाया। बिकॉज आपकी लाइफ कभी ऐसी नहीं चलेगी, इट विल नेवर बी लाइक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में तो प्रश्न ही dream. नहीं उठता। हमेशा जो है यूं जाएगा, और आप जितना ऊपर जाओगे वो उसी समय डिटरमिन होगा जब आप नीचे चल रहे हो, तो उस समय हाउ मच यू गैदर योरसेल्फ एंड वर्क टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग। लास्ट क्वेश्चन टू एवरीवन, अगर IAS और IPS नहीं होते तो क्या होते? जान अकेडमी चला रहा है। आपने तो कर लिया पहले से ही। केस फाइल कर रहा होता। नहीं मतलब मैं Lawyer. बस सच कहूँ तो आई लव लॉ, लिटरली आई लव लॉ। You were a lawyer I've before been a this. lawyer. मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है यूपीएससी वाज द ओनली थिंग दैट आई वाज गुड एट। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आया साइंस में। इकोनॉमिक्स बड़ी, इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट नहीं आया कि मैं इकोनॉमिक्स बन जाऊँ, मास्टर्स करूँ। तो मुझे लगता है दिस वाज द ओनली थिंग जो मैंने कभी सोचा भी। मैंने आई नेवर थॉट अबाउट एन ऑप्शन बी। फर्स्ट अटेम्प्ट में गए इंटरव्यू तक तो मोटिवेशन में था कि कर लेंगे, यहाँ तक पहुँच गए पहली बार में तो कर लेंगे। सेकंड अटेम्प्ट में हो ही गया, बट इसके अलावा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। बट अगर नहीं होता तो शायद मैं बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस विद दी मतलब यूपीएससी की जर्नी, रीचिंग टू इंटरव्यूज, अगर नहीं होता सिलेक्ट तो इसके बाद मैं कोचिंग इंडस्ट्री में ही आ जाता। रूम में सर के साथ, सर के शरण में कहीं ना कहीं आई वुड हैव बीन इन द कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे लगता है गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है यूपीएससी में। सब कुछ है इसमें, मटेरियल कंटेंट कोई कमी नहीं है, कोचिंग फ्री में मिल रही है बहुत, ऑलमोस्ट रीजनेबल रेट्स पे, पर सही तरीके से गाइडेंस बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है वो ज़रूर मैं करता अगर नहीं होता सिलेक्ट तो। आप एजुकेटर बन जाते। डेफिनेटली। जुनैद? आई वुड हैव बीन अ राइटर। मुझे प्रोटोटाइप राइटर लगता है। आई राइट अ लॉट। अभी भी आजकल भी डायरी राइटिंग वो सब चलता रहता है। सर ट्विटर में आते हैं ना सर? नहीं, ट्विटर में तो नहीं। पहले आते थे सर, अब क्या हो गया, बंद हो गया क्या लिखते हैं आप? सर ट्विटर बंद हो गया क्या? एक दो हो जाए वो शेरो शायरी वाली राइटिंग नहीं है। सर ट्विटर बंद है क्या सर? हाँ, ट्विटर नहीं है, पहले था, फिर ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों चीज़ें इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप बहुत ज़्यादा खुद भी अफेक्ट होने लगते हो चीज़ को देख देख के ना, तो वो चीज़ें हैं वो करता। राइटर। नाइस। तो आप राइटर होते और मैं तो आई थिंक ट्रेडिंग में ही होता। सर के पास ऑप्शंस इतने सारे थे। कुछ या तो ट्रेडिंग में होता है, डेरिवेटिव ट्रेडर, या फिर जो है मैं प्रॉब्ली जो है डेवलपर होता। तो आई एम गुड एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट? वैसे तो नहीं, वो बेटर है। मतलब उसमें वो ड्रग्स और वो सारे पार्ट हटा दे। अगर वो नहीं होता तो बेटर। चलिए, तो आप चारों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। रोमन ने भी बहुत अच्छे इंसाइट्स हमें दिए एंड होपफुली दिस वाज अ गुड सेशन फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस। अगर आप लोगों को ये इंटरेक्शन अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह का इंटरेक्शन आपको ये लगा, और इस तरह के इंटरेक्शन हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करें या नहीं। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है एंड डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। जस्ट टू क्लोज इट, रोमन वाज आस्किंग कुछ कहने के लिए, तो फॉर स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए है कि सब लोग तैयारी करते हैं, सबको सब कुछ नहीं मिलता, बट कोशिश करती रहनी चाहिए। तो उसी की कुछ लाइंस हैं कि सब कुछ अगर मिल भी जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे,
तो कुछ अधूरे ख्वाहिशें ही होती हैं जो जिंदगी जीने का मजा देती है। क्या बात, क्या बात। Thank you Great very note to much. end on.